ध्यान दें, ये ऑडियो नॉवेल सुनकर अगर आप रोए, हंसे, गुस्सा हुए या प्यार में पड़ गए तो वो आपकी अपनी गलती है। हम तो बस आवाज में जान डाल रहे हैं, दिल में नहीं। कॉपीराइट उल्लंघन। अरे यार, अगर किताब फेमस है तो हमारा चैनल भी फेमस हो जाएगा ना। कोई शिकायत हो तो कमेंट में भाई सॉरी लिख दो, हम मान जाएंगे। नहीं तो अगली कहानी में तुम्हें ही विलेन बना देंगे। सुनो, मजा लो लेकिन जज मत करो। अध्याय 24 दुर्घटना। मेना शर्मा ने अपने आंसू पोंछे, खाट के किनारे बैठ गईं और जमीन पर चुपचाप सिगरेट पीते हुए रमेश शर्मा की ओर देखा। उन्होंने बहुत देर तक सोचा, फिर सावधानी से बोलीं, बुड्ढे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो, रमेश शर्मा ने बिना सिर उठाए कहा। जब रोहन वापस आएगा, चाहे वह कोई भी गाड़ी चला रहा हो, चाहे किराए की हो या भारी ब्याज वाले कर्ज से खरीदी हो, हम उसे इस झूठ को छिपाने में मदद करेंगे। मेना शर्मा ने कहा। उनकी आंखें फिर लाल हो गईं। तुम जानते हो इस बच्चे का स्वभाव। वह हमेशा गर्वीला और जिद्दी रहा है। इन 3 सालों में उसने बहुत तकलीफ झेली होगी। इस बार वह जरूर हमें और हमारे रिश्तेदारों को अपनी सफलता दिखाने वापस आया है। माँ बाप होने के नाते हम उसे कमजोर नहीं कर सकते। अगर कोई रिश्तेदार पूछे तो हम सिर्फ यही कहेंगे कि रोहन ने गाड़ी खरीदी है, पूरी कीमत देकर खरीदी। रोहन बाहर बड़ा मैनेजर बन गया और ढेर सारा पैसा कमा लिया। जहां तक उन कर्जों की बात है, रोहन के नए साल के बाद जाने के बाद मैं और तुम अपनी अंतिम संस्कार की थोड़ी बहुत बचत निकालकर चुपके से उसके लिए चुका देंगे। बदतर हालत में मैं दूसरों के लिए कपास चुनने चली जाऊंगी और तुम 2 साल और निर्माण स्थल पर मजदूरी कर सकते हो। मेना शर्मा लगातार बोलती रहीं, हर शब्द माता पिता के दिल में चुभने वाला सुई की तरह था। ये चीनी माता पिता जैसे होते हैं। वे कोई गहरी बातें नहीं समझते या उनके पास ज़्यादा कौशल नहीं होता, लेकिन अपने बच्चों की आत्मसम्मान की रक्षा करने और उन्हें बेहतर जीवन देने के लिए वे सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हैं, चाहे झूठ बोलना पड़े या मजदूरी करनी पड़े। रमेश शर्मा ने सुना। उन्हें ये भी नहीं पता चला कि सिगरेट उनकी उंगलियों को जला रही है। बहुत देर तक उन्होंने गुस्से में सिगरेट का टुकड़ा जमीन पर फेंका, जूते के तलवे से कुचला और बड़बड़ाए, ठीक है, जैसा तुम कहो। जब तक मेरा बेटा खुश है, मैं अपनी इज्जत दांव पर लगाने को तैयार हूं। चलो रोहन के वापस आने का इंतजार करते हैं और स्थिति देखते हैं। बुजुर्ग दंपति ने एक दूसरे को देखा। दोनों की आंखों में मजबूरी और दृढ़ संकल्प दिखाई दिया। अच्छा, अब इतना उदास मत दिखाओ, हमारा बेटा वापस आ रहा है, ये अच्छी खबर है। मेना शर्मा उठी, अपने कपड़े झाड़े और जबरदस्ती मुस्कुराईं। बुड्ढे, जल्दी से कस्बे के सुपरमार्केट में सब्जियां खरीदने चले जाओ। मुझे लगता है घर में मांस कम है, इसलिए एक रोस्ट चिकन, कुछ सूअर का सिर का मांस और तुम्हारी पसंदीदा 2 बोतल शराब खरीद लाओ। तुम दोनों ने बहुत दिनों से शराब नहीं पी है, इसलिए आज रात थोड़ी ज़्यादा पी सकते हो। मुझे आज रात अपने बेटे के लिए अच्छा खाना बनाना है। मैं उसका पसंदीदा गार्लिक सॉस वाला पोर्क और ब्रेस्ट पोर्क बनाऊंगी। ठीक है। जैसे ही बेटे के लिए खाना बनाने का जिक्र हुआ, रमेश शर्मा भी चुस्त हो गए। उन्होंने कई साल पुराना अपना पुराना मिलिट्री ओवरकोट पहना, सूती टोपी लगाई, आंगन में गए और अपनी पुरानी छिली हुई इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल बाहर निकाली। मैं जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊँगा। रमेश शर्मा ने ट्राईसाइकिल चलाई, ठंडी हवा का सामना करते हुए, बेसुरा गाना गुनगुनाते हुए कस्बे की ओर। कस्बे का सुपरमार्केट गांव से सिर्फ 2-3 किलोमीटर दूर था। नए साल के आने के साथ कस्बे का बाजार बेहद जीवंत था। सड़क के दोनों ओर नए साल की सामग्री बेचने वाले स्टॉल लगे थे। लाल जोड़े, रंग-बिरंगे मिठाई के डिब्बे और विक्रेताओं की आवाज़ें छुट्टियों के उत्सव से भरी हुई थीं। रमेश शर्मा ट्राईसाइकिल चला रहे थे, भीड़ भरी सड़कों से गुजरते हुए। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन वे खुश थे। बेटा वापस आ गया है और परिवार आखिरकार फिर से एक हो गया है। उन्होंने सुपरमार्केट में सबसे बड़ा रोस्ट चिकन चुना, 2 किलो ब्रेस्ट बीफ, कई अच्छी बोतलें शराब और बेटे को पसंद आने वाले विभिन्न स्नैक्स खरीदे। ट्राईसाइकिल के सामान वाले हिस्से को पूरी तरह भर दिया। यह उस बच्चे के लिए कई भोजन के लिए काफ़ी है। रमेश शर्मा मुस्कुराते हुए सोच रहे थे, घर लौटने के लिए उतावले। काश कि उनके पंख निकल आते और वे उड़कर घर पहुंच जाते। बाइक से वापस आते समय, क्योंकि वे जल्दी में थे और सड़क पर कई लोग और गाड़ियां थीं, सड़क के मोड़ पर एक दुर्घटना हो गई। एक सफ़ेद एसयूवी अचानक साइड वाली गली से तेजी से निकली। रमेश शर्मा चौंक गए। उन्होंने सहज रूप से ब्रेक पकड़ा और स्टीयरिंग घुमाकर बचने की कोशिश की। हालांकि इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल काफ़ी पुरानी थी, ब्रेक ठीक से काम नहीं कर रहे थे और सड़क का फर्श बर्फीला और फिसलन भरा था। स्लिप, ट्राईसाइकिल अनियंत्रित रूप से एक तरफ फिसल गई। धड़ाम, एक भारी धमाका। ट्राईसाइकिल के साइड वाले आयरन गार्डरेल ने सफ़ेद एसयूवी के पिछले बम्पर में एक लंबा घाव कर दिया। रमेश शर्मा को सिर में भनभनाहट महसूस हुई। टूट गई, कार की टक्कर हो गई। उन्हें ये भी नहीं पता चला कि वे लगभग गिर ही गए थे। वे जल्दी से ट्राईसाइकिल से उतरे और स्थिति देखने दौड़े। सफ़ेद एसयूवी भी अचानक ब्रेक लगाकर रुक गई। तुरंत बाद
कार का दरवाजा खुला और एक मोटा ताजा गंजा मोटी सोने की चेन पहने मध्य आयु का आदमी कूदकर बाहर आया। उसने अपनी कार के पिछले हिस्से पर दिखने वाले घाव को देखा। उसका चेहरा तुरंत राख जैसा हो गया। उसने रमेश शर्मा की नाक की ओर इशारा करते हुए गाली देना शुरू कर दिया। अरे बुड्ढे, क्या तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता? यह मुख्य सड़क है। तुम इस पुरानी ट्राइसाइकिल पर लापरवाही से चल रहे हो, खुद को मारने की कोशिश कर रहे हो। रमेश शर्मा को डांट सुनकर चेहरा लाल हो गया। शरीर झुका हुआ उन्होंने बार बार हाथ जोड़कर माफी मांगी। माफ कर दो भाई, मैं घर जल्दी पहुंचने की जल्दी में था और सड़क फिसलन भरी थी, इसलिए रुक नहीं सका। सच में माफी। माफी से क्या होगा? बुल्ला देसाई ने थूका। उसने दर्द भरी मुद्रा में घाव को छुआ, उसकी आंखें खूंखार। तुम जानते हो ये कैसी गाड़ी है? टोयोटा प्राडो। इसकी कीमत 5 लाख रुपए से ज़्यादा है। मैंने इसे नई खरीदी है, पेंट पूरी तरह ओरिजिनल है। तुमने मुझे इतना बड़ा घाव दे दिया। इसे पेंटिंग, बॉडीवर्क और शायद नया बम्पर भी लगाना पड़ेगा। 5 लाख रुपए। ये संख्या सुनकर रमेश शर्मा के पैर कमजोर हो गए। गांव के लोगों की नज़र में 5 लाख रुपए एक खगोलीय आंकड़ा है। गांव में दो मंजिला मकान बनाने के लिए काफ़ी। पैसे दो। बुल्ला देसाई ने अपना बड़ा हाथ आगे बढ़ाया। उसने घमंड से कहा, बकवास बंद करो, मुझे 20,000 रुपये दे दो और निजी तौर पर निपटा लो। इसे मेरा बदकिस्मत मान लो कि नुकसान हुआ, पैसे ट्रांसफ़र करो और यहाँ से निकल जाओ। 20,000। रमेश शर्मा डर से सफ़ेद पड़ गए, आवाज़ कांप रही थी। भाई, ये सिर्फ खरोंच है, कैसे कैसे 20,000 रुपये लग सकते हैं? मेरे पास इतना पैसा नहीं है। पैसे नहीं हैं। बुल्ला देसाई ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए रमेश शर्मा के फटे हुए मिलिट्री ओवरकोट के कॉलर को पकड़ लिया और उन्हें इतना ऊंचा उठा लिया कि उनके पैर जमीन से ऊपर हो गए। अगर पैसा नहीं है तो लग्जरी कार में टक्कर मारने की हिम्मत कैसे हुई? अगर पैसा नहीं है तो सड़क पर चलने की हिम्मत कैसे हुई? बुड्ढे, सुन लो, ये सिर्फ हमारे कस्बे में संभव है। अगर यह काउंटी में होता तो मैं तुम्हें इस ट्राईसाइकिल को खिला देता। 20,000 रुपये, एक पैसा भी कम नहीं। अगर एक पैसा भी कम हुआ तो मैं तुम्हारी पुरानी हड्डियां तोड़कर कर्ज चुकाऊंगा। भीड़ जल्दी से इकट्ठी हो गई। लोग इशारा करते हुए फुसफुसा रहे थे, जोर शोर से चर्चा कर रहे थे। अरे वाह, ये बुढ़ा वाकई बदकिस्मत है। सबको छोड़कर उसे बुल्ला देसाई से टकराना पड़ा। बुल्ला देसाई, क्या वह निर्माण का कारोबार करने वाला बदमाश है? सुना है वह कस्बे में गुंडों की टोली चलाता है और कोई उससे उलझने की हिम्मत नहीं करता। हाँ, वह प्राडो वाकई महंगी है। सुना है 5 लाख रुपए से ज़्यादा की है। बुढ़े की मुसीबत हो गई। 20,000 रुपये गांव के परिवार के लिए कई साल की बचत है। ये तो लूट है, सिर्फ खरोंच के लिए 20,000 रुपये। ये तो सड़क लूट है। शश, आवाज़ नीची रखो, मरना है क्या? चारों ओर की चर्चा सुनकर रमेश शर्मा और भी निराश हो गए। उन्होंने जेब से एक मुड़ा हुआ कपड़े का थैला निकाला, हाथ पत्ते की तरह कांप रहे थे, और उसे परत दर परत खोला। अंदर ढीले सिक्के थे, कुछ 10 रुपये के नोट, कुछ 5 रुपये के और सबसे बड़ा 100 रुपये का नोट। यह नए साल की सामग्री खरीदने के बाद बचा हुआ था, कुल मिलाकर सिर्फ कुछ 100 रुपये। भाई, मेरे पास सिर्फ कुछ 100 रुपये बचे हैं, क्या मैं तुम्हें IOU लिख दूं? मेरा बेटा आज नए साल के लिए घर आ रहा है और मैं वाकई जल्दी में हूँ। फक यू। बुल्ला देसाई ने थैले से पैसे झटक कर फेंक दिए। लाल और हरे नोट जमीन पर बिखर गए। कुछ 100 रुपये? क्या तुम मुझे भिखारी समझकर ठग रहे हो? बेटे को वापस दो, तुम्हारा बेटा कुछ भी नहीं है। अगर आज तुम 20,000 रुपये नहीं लाए तो नए साल के लिए घर जाने का सपना भी मत देखना। अभी यहीं घुटनों के बल बैठ जाओ। बुल्ला देसाई बेहद घमंडी था। रमेश शर्मा ने आंखें बंद कर लीं, चेहरा अपमान और निराशा से भरा हुआ। रोहन, पापा बेकार है। पापा ने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया। पापा ने न सिर्फ तुम्हारे लिए नए साल का खाना तैयार किया, बल्कि इतनी बड़ी मुसीबत भी खड़ी कर दी। अध्याय 25। बचपन का दोस्त दिनेश डच पाटिल। और भी ज्यादा लोग तमाशा देखने इकट्ठा हो गए। वह गंजा आदमी बहुत बेरहम है। 20,000 रुपये, क्या ये बुढ़े की जान लेने जैसा नहीं है? शश, आवाज नीची रखो। बुल्ला देसाई स्थानीय गुंडा है। सुना है वह काउंटी के किसी बड़े आदमी के साथ है और विध्वंसक टोली चलाता है। कौन उससे उलझना चाहता है? हाय, लेकिन ये सिर्फ खरोंच है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ 100 रुपये में पेंट हो जाएगी। 20,000 रुपये मांगना तो लूट है। कुछ नहीं कर सकते। वे टोयोटा प्राडो चला रहे हैं। हमारे छोटे कस्बे में वह गाड़ी स्टेटस सिंबल है। अगर किसी की लग्जरी कार में टक्कर मार दी तो बस बदकिस्मती मान लो। चारों ओर की चर्चा सुनकर बुल्ला देसाई का मोटा चेहरा फड़क रहा था, जिससे वह और भी घमंडी और दबंग लग रहा था। उसने रमेश शर्मा की जर्जर इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल को लात मारी, जिससे सामान वाले हिस्से में रखा रोस्ट चिकन और ब्रेस्ट बीफ जमीन पर बिखर गया, कीचड़ से सना हुआ। बुढ़े, मरने का नाटक बंद करो। बुल्ला देसाई ने जहरीले स्वर में गाली दी। मेरे सामने गरीबी का नाटक मत करो। अगर आज 20,000 रुपये नहीं लाए तो मैं तुम्हारी पुरानी हड्डियां तोड़ दूंगा।
रमेश शर्मा ने रोस्ट चिकन को देखा जो मूल रूप से बेटे को देने के लिए खरीदा था, अब कुचला हुआ पड़ा था और उनकी धुंधली पुरानी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह रोहन के लिए खरीदा था। वे कांपते हाथों से जेब से फटा थैला निकाल रहे थे, आवाज भारी और निराश। भाई क्या मैं घर जाकर ला दूं? मैं अभी ला सकता हूं 3,000 रुपये। घर में जितना पैसा है वह सब, कृपा करो, दया करो। 3,000? क्या तुम भिखारी ला रहे हो? बुल्ला देसाई ने हाथ उठाया रमेश शर्मा के जुरीदार चेहरे पर थप्पड़ मारने के लिए। रुक जाओ। इस नाजुक पल में भीड़ के बाहर से जोरदार चीख आई। तुरंत बाद काम के कपड़ों में एक मोटा ताजा काला चेहरा वाला आदमी भीड़ को चीरता हुआ बैल की तरह अंदर घुसा और बुल्ला देसाई की कलाई पकड़ ली। बुल्ला देसाई, क्या तुम इंसान हो भी? इतने ईमानदार और अच्छे चाचा रमेश शर्मा को परेशान कर रहे हो, क्या बिजली गिरने से नहीं डरते? रमेश शर्मा ने ऊपर देखा और उनकी धुंधली आंखों में आश्चर्य की चमक आई। डेज। आने वाला व्यक्ति दिनेश डेज पाटिल था, रोहन शर्मा का बचपन का दोस्त। दिनेश डेज पाटिल और रोहन शर्मा बचपन से भाई जैसे थे। जब रोहन जूनियर हाई स्कूल में था, स्कूल के बाहर गुंडों ने उस पर हमला किया था। दिनेश डेज पाटिल ने 5 गुंडों से बहादुरी से लड़ते हुए एक हाथ गंवा दिया रोहन को बचाने के लिए। हालांकि पढ़ाई में अच्छा नहीं था और स्कूल छोड़कर जल्दी कस्बे में सामान पहुंचाने का काम करने लगा, लेकिन उसका न्यायपूर्ण स्वभाव कभी नहीं बदला। तभी से रमेश शर्मा और उनकी पत्नी दिनेश डेज पाटिल को अपना गोद लिया बेटा मानते थे। जब रोहन घर पर नहीं होता, दिनेश डेज पाटिल उन्हें अपने बेटे की तरह मानकर अक्सर घर पर सामान लाता रहता। चाचा रमेश, डरो मत, मैं यहाँ हूँ, देखता हूँ कौन तुम्हें छूने की हिम्मत करता है। दिनेश डेज पाटिल रमेश शर्मा के सामने खड़े हो गए, गुस्से से बुल्ला देसाई को घूरते हुए। बुल्ला देसाई ने दिनेश डेज पाटिल का हाथ झटक दिया। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर व्यंग्य से मुस्कुराया, ओह, मैंने सोचा कोई और है। क्या ये पुराने झांग परिवार का डिलीवरी वाला बड़ा मूर्ख दिनेश डेज पाटिल नहीं है? क्या तुम इस बुड्ढे के लिए खड़े होना चाहते हो? बुल्ला, काफी हो गया। दिनेश डेज पाटिल ने दांत पीसे। उसने भारी आवाज में कहा, यह सिर्फ छोटी सी खरोंच है। चाचा रमेश ने जानबूझकर नहीं किया। और अगर सच में बात करें तो तुम गली से अचानक निकले, क्या वह कानूनी था? तुम्हें भी कुछ जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हम सब एक ही गांव के हैं, बार बार मिलते रहेंगे। तुम्हारी कार का बीमा है तो बीमा क्लेम कर दो और खत्म। क्या किसी को पागल बनाने की जरूरत है? तेरी माँ का बीमा। बुल्ला देसाई ने दिनेश डेज पाटिल के पैरों पर थूका। मैंने गाड़ी अभी अभी पिकअप की है। बीमा कटने के बाद जब मैं इसे यूज्ड कार बेचूंगा तो डेप्रिशिएशन का क्या? डेज, तुम बीच में आना चाहते हो, ठीक है, तुम उसके लिए पैसे दो। दिनेश डेज पाटिल का चेहरा सख्त हो गया। वह सामान डिलीवरी करके महीने भर में सिर्फ 4,000 रुपये कमाता है। पत्नी और बच्चे हैं तो 20,000 रुपये कहाँ से लाए? मेरे पास अभी इतना पैसा नहीं है। दिनेश डेज पाटिल ने मजबूरी से कहा, क्या तुम मुझे कुछ और दिन दे सकते हो? या कम रकम, मैं 3-5 हज़ार जुटाने की कोशिश कर सकता हूँ। पैसे नहीं हैं? अगर पैसे नहीं हैं तो ऊंचा दिखाने की क्या जरूरत? बुल्ला देसाई का चेहरा काला पड़ गया। अचानक उसने फ़ोन निकाला, एक नंबर डायल किया और स्पीकर पर लगा दिया। हेलो पुराने झांग, मैं बुल्ला देसाई बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से चापलूसी भरी आवाज आई, ओह भाई बुल्ला, क्या बात है, क्या सेवा कर सकता हूँ? कुछ खास नहीं, मेरी कार किसी बुड्ढे ने खरोंच दी। तुम्हारे यहाँ काम करने वाला डिलीवरी वाला दिनेश डेज पाटिल, वह मेरे रास्ते में खड़ा होकर मुझे सबक सिखा रहा है। तुम्हें क्या लगता है इस पर क्या करना चाहिए? बुल्ला देसाई अपनी धमकाने वाली प्रकृति के लिए मशहूर था। दूसरी तरफ बॉस ने ये सुना तो डर से उसकी आवाज बदल गई। क्या? दिनेश डेज पाटिल, वह अंधा मूर्ख। भाई बुल्ला, शांत रहो, मैं अभी उसे संभालता हूँ। तुरंत बाद बॉस की गुस्से भरी चीख फोन से आए। दिनेश डेज पाटिल, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तुम भाई बुल्ला से उलझने की हिम्मत करते हो? क्या तुम नहीं जानते कि भाई बुल्ला भाई विक्रम के साथ है? गधे, अगर मरना है तो मुझे मत घसीटो। आज से तुम निकाल दिए गए। निकल जाओ, निकल जाओ। इस महीने का वेतन भी मत सोचना, इसे भाई बुल्ला की मानसिक पीड़ा के मुआवजे के रूप में मान लो। बीप बीप बीप, कॉल कट गई। दिनेश डेज पाटिल वहीं खड़ा रह गया जैसे बिजली गिर गई हो। क्या मैं निकाल दिया गया? सारा वेतन काट लिया जाएगा। तुम जानते हो, नए साल में सिर्फ कुछ दिन बचे हैं। उसकी बदमिजाज पत्नी पिछले 2 दिनों से रोज कह रही थी कि पैसे घर लाओ, नए साल की सामग्री खरीदो और बच्चों के लिए नए कपड़े। उसने मूल रूप से आज का काम पूरा करके वेतन और कुछ 100 रुपये का बोनस लेकर घर जाकर रिपोर्ट करने की योजना बनाई थी। अब सब खत्म हो गया। डेड एज। रमेश शर्मा ने यह दृश्य देखा। दिल इतना टूट गया कि लगातार रो रहे थे। उन्होंने दिनेश डेज पाटिल की आस्तीन पकड़ी। ये सब मेरी गलती है, मेरी गलती है कि तुम्हें इसमें घसीट लिया। तुम जल्दी से बॉस को फ़ोन करके माफ़ी मांग लो।
दिनेश डैज पाटिल ने गहरी सांस ली, उसके काले लाल चेहरे पर दर्द की झलक आई, लेकिन जल्दी ही दृढ़ संकल्प में बदल गई। वह मुड़ा, उसने रमेश शर्मा का हाथ थपथपाया। उसने सरल, ईमानदार मुस्कान के साथ कहा, चाचा रमेश, ठीक है, अगर वे मुझे नहीं चाहते तो और जगहें हैं। मैं उस घटिया नौकरी से इस्तीफा देना चाहता था डेवनो, हर दिन भारी बैग उठाने से कमर टूट रही थी। रोहन मेरा भाई है और तुम उसके पिता हो, इसलिए तुम मेरे पिता भी हो। अगर कोई तुम्हें परेशान करे और मैं चुपचाप बैठ जाऊं, तो रोहन के वापस आने पर मैं उससे मुंह कैसे दिखाऊंगा। डैज रमेश शर्मा फूट फूट कर रो पड़े। तमाशबीन सिर हिलाते हुए आह भर रहे थे। सभी सोच रहे थे कि दिनेश डैज पाटिल बुढ़े के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर बहुत मूर्ख है। बुल्ला देसाई ने यह दृश्य देखा। वह विजयी हंसी हंस पड़ा। हा, कितना भावुक पिता पुत्र प्रेम का दृश्य, कितना छूने वाला। लेकिन भावुकता से क्या होगा? पैसा कहाँ है? अगर आज पैसा नहीं लाए तो देखते हैं कौन यहाँ से जा सकता है। जैसे ही बुल्ला देसाई दिनेश डैज पाटिल को धक्का देने वाला था, धड़ाम, एक गहरी, गूंजती इंजन की आवाज आई। उसने बाजार की सारी आवाजें दबा दी। हर कोई सहज रूप से मुड़कर देखने लगा। सड़क के अंत में पूरी तरह काला और महान धातु की चमक वाला एक नया रोल्स रॉयस एसयूवी धीरे धीरे उनकी ओर आ रहा था। आइकॉनिक पार्थेनन ग्रिल और हुड पर खड़ी स्पिरिट ऑफ एक्सटेसी सर्दियों की धूप में लुभावनी चमक बिखेर रही थी। ये जर्ज कस्बे के बाजार में बिल्कुल अलग दिख रही थी। अरे वाह, ये कैसी गाड़ी है! रोल्स रॉयस! क्या ये रोल्स रॉयस है? मेरे भगवान, हमारे छोटे से जगह पर ऐसी गाड़ी कैसे आ सकती है? तमाशा देख रहे लोगों में अचानक हलचल मच गई। वे गाड़ी के लिए रास्ता बनाने लगे, कहीं छोटी सी खरोंच भी न लग जाए। बुल्ला देसाई भी स्तब्ध रह गया। वह काम रोककर चौड़ी आंखों से धीरे धीरे प्रिबलिजा रही काली लग्जरी कार को देख रहा था। कार प्रेमी होने के नाते वह निश्चित रूप से जानता था कि यह कैसी कार है। कुलिनन, और वह टॉप ऑफ द लाइन ब्लैक बैज वर्जन। उसके पसंदीदा टोयोटा प्राडो की तुलना में ये कार उसके दादाजी के जमाने की लग रही थी। पूरी भीड़ स्तब्ध थी, हर किसी का ध्यान उनकी ओर था। बुल्ला देसाई ने ईर्ष्या से देखा, लेकिन वह रमेश शर्मा को भागने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह जल्दी से आगे बढ़ा और रमेश शर्मा का कॉलर पकड़ लिया, जिससे फिर से सबका ध्यान वापस आ गया। बुढ़े, विषय बदलने की कोशिश मत करो। तुम मेरी लैंड क्रूजर के लिए पैसे भी नहीं दे सकते। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुमने बड़े बॉस की रोल्स रॉयस में नहीं मारा। वह कार 10 मिलियन से ज्यादा की है, हल्की सी टक्कर में भी 1-2 मिलियन लग जाएंगे। अब मुझे 20,000 रुपये दो अभी। डैज घबरा गया। बुल्ला, बात करके निपटा लो। यह क्या हिंसा है? अगर तुम नहीं छोड़ोगे तो मैं पुलिस को फोन कर दूंगा। अध्याय 26 कनेक्शन कार्ड सक्रियण। रोहन शर्मा ड्राइवर की सीट पर बैठे थे। विंडशील्ड से वे घर वापसी की खुशी के साथ कस्बे के बाजार में दाखिल हो रहे थे। दोनों ओर लगे नए साल की सामग्री के जीवंत स्टॉलों को देखते हुए और चेहरे पर नए साल की खुशी लिए बड़े बड़े बैग उठाए गांव वालों को देखते हुए उन्होंने सोचा कि क्या उन्हें भी घर जाकर कुछ पटाखे खरीदने चाहिए। लेकिन उनके सामने बड़ी भीड़ सड़क का आधा हिस्सा रोक रही थी। वाह, कितना मजा है! कौन अपना सुअर मार रहा है नए साल के लिए? रोहन शर्मा ने गति कम की और तुरंत हॉर्न नहीं बजाया। वे अभी भी सोच रहे थे कि क्या उतरकर आधा ताज़ा कटा सुअर खरीद कर माँ के लिए ले जाएं। लेकिन जैसे ही कुलिनन नजदीक आए, भीड़ अपने आप अलग होकर रास्ता बनाने लगी। उन्होंने भीड़ के केंद्र की ओर देखा। बस एक नज़र, रोहन शर्मा के चेहरे पर मुस्कान तुरंत जम गई। उस पल एक बर्फीली गुस्से की लहर सीधे सिर तक पहुंच गई। स्टीयरिंग पकड़े हाथ की नसें तुरंत उभर आईं। उनके ईमानदार, मेहनती पिता, जिन्होंने जीवन में कभी समस्या नहीं खड़ी की, झुके हुए, चेहरा आंसुओं से भरा, गालियां सुन रहे थे। उन्होंने दिनेश डैज पाटिल को देखा, जिसके साथ बचपन में कीचड़ में खेलते थे और जिसने उन्हें बचाने के लिए जान जोखिम में डाल दी थी। गुस्से और मजबूरी भरे चेहरे के साथ, गंदे काम के कपड़ों में उनके पिता के सामने खड़ा था। उनके सामने एक गंजा, चेहरे पर निशान वाला आदमी घमंड से हाथ हिला रहा था। उसके बगल में सफ़ेद टोयोटा प्राडो उनकी विकृत और जर्जर ट्राईसाइकिल से टकराई हुई थी। जमीन पर बिखरा मलबा, कुचला हुआ रोस्ट चिकन खासतौर पर चुभ रहा था। रुक! रोहन शर्मा ने दांत पीसकर एक शब्द निकाला। उनकी आंखों में हत्या की इच्छा लगभग उबल रही थी। उन्होंने गैस दबाए और कुलिनन को सीधे सड़क किनारे पार्किंग स्पेस में ले गए, जो भीड़ से 5 मीटर से कम दूर था, और पार्किंग है या नहीं इसकी परवाह किए बिना ब्रेक मारा और रोक दिया। धड़ाम! कार का दरवाजा जोर से खुला। रोहन शर्मा कार से कूद पड़े। कोट पहनने का भी समय नहीं था, सिर्फ पतला फिला स्वेटशर्ट पहने और लंबे डग भरते हुए भीड़ में घुस गए। वे तमाशबीनों की भीड़ से गुजरे। रुक जाओ! ये चीख ऊर्जा से भरी थी। बुल्ला देसाई के कान में घंटी बज गई। बुल्ला देसाई चौंक गया। उसने मुड़कर देखा तो सिर्फ एक युवा लड़का था। उसने तुरंत चिल्लाया, किसकी पैंट ठीक से नहीं चढ़ी और तुम दिखा रहे हो? अपने काम से मतलब रखो, यहाँ से निकल जाओ। हालांकि रमेश शर्मा और दिनेश डैज पाटिल आने वाले व्यक्ति को देखकर स्तब्ध रह गए। रोहन,
रमेश शर्मा ने अपनी आंखें मली, अविश्वास से सामने खड़े लंबे, प्रभावशाली व्यक्ति को देखा। तुम वापस आ गए, रोहन, तुम आखिरकार वापस आ गए। दिनेश डैज पाटिल भी खुशी से चकित था, लेकिन फिर चिंता में बदल गया। रोहन, आवेश में मत आना, ये बुल्ला देसाई है, इससे उलझना ठीक नहीं। रोहन शर्मा ने बुल्ला देसाई को नज़रअंदाज किया और जल्दी से अपने पिता के पास पहुंचे। उन्होंने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा। पिता के मौसम झेले और डरे हुए चेहरे को देखकर दिल टूट गया। उन्होंने दिल में कड़वाहट दबाए, धीरे से पूछा, पापा, डैज, क्या हुआ? क्या तुम घायल हो? नहीं, कोई घायल नहीं हुआ। रमेश शर्मा ने सिर झुकाया जैसे कोई बच्चा गलती कर बैठा हो। बस पापा ने गलती से तुम्हारे भाई डैज को नौकरी से निकलवा दिया और किसी की लग्जरी कार में टक्कर मार दी। रोहन शर्मा ने पिता के कंधे पर थपकी दी, फिर दिनेश डैज पाटिल को कसकर गले लगाया, आंखों में कृतज्ञता और लंबे समय बाद न देखने की जटिल भावनाएं। पापा, डैज, तुम ठीक हो, यह अच्छी बात है। बाकी सब मुझे सौंप दो। ये कहकर रोहन शर्मा धीरे धीरे मुड़े। उन्होंने टोयोटा प्राडो को देखा, जिस पर सिर्फ पेंट की छोटी सी खरोंच थी। गाड़ी के कोण से वे लगभग तय कर सकते थे कि बुल्ला देसाई गली से बहुत तेज निकला था, जबकि पिता की ट्राइसाइकिल सामान्य गति से चल रही थी। जिम्मेदारी अधिकतम 50/50 बन सकती थी, और अगर पूरी जिम्मेदारी भी ली जाए तो पेंट की खरोंच सिर्फ 1000 या 800 रुपये की होगी। सामान्य स्थिति समझने के बाद उन्होंने बुल्ला देसाई को देखा, चेहरा शांत, न गुस्सा न तिरस्कार साफ दिखा रहा। इस छोटी सी खरोंच के लिए तुम मेरे पापा से 20,000 रुपये मांग रहे हो? यह नज़र बुल्ला देसाई को चौंका गई। उसने रोहन शर्मा को कुलीनन से उतरते नहीं देखा था। बुल्ला देसाई को अब समझ आया कि यह लड़का बुड्ढे का बेटा है। ओह, तुम्हारा बेटा वापस आ गया, बुल्ला देसाई ने व्यंग्य किया। बाहें बांधे उसकी त्रिकोण आंखें रोहन शर्मा पर घूमी। अच्छा, अब जिम्मेदार व्यक्ति आ गया है तो हिसाब फिर से बनाते हैं। पहले वाला 20,000 रुपये तो तुम्हारे पिता की अच्छी माफ़ी के कारण दिया गया अनुकूल दाम था। अब तुम बेटे के रूप में आए हो और यह रवैया तो और ज़्यादा देना पड़ेगा। बुल्ला देसाई ने 3 उंगलियां उठाईं, रोहन शर्मा के सामने हिलाईं। 30,000, एक पैसा भी कम नहीं। आज न तुम दोनों में से कोई यहाँ से जाएगा। अगर खुश नहीं हो तो पुलिस बुला लो। बेशक, अगर खुश नहीं हो तो अपने लोग भी बुला सकते हो। इस छोटे से रामनगर टाउन में क्या तुम नहीं जानते कि मैं बुल्ला देसाई कौन हूँ? 30,000, रमेश शर्मा लगभग बेहोश हो गए। पहले तो सिर्फ 20,000 था, ये तो लूट है। दिनेश डैज पाटिल भी घबरा गया। उसने मुठियां भींची और आगे बढ़ने को हुआ। बुल्ला, ज़्यादा मत बढ़ो। रोहन शर्मा ने हाथ बढ़ाकर उन्हें रोका। उन्होंने बुल्ला देसाई के घमंडी चेहरे को देखा, जैसे वह उन्हें पूरी तरह नियंत्रित कर चुका हो, और अचानक हंस पड़े। चमकदार और चमकती मुस्कान, लेकिन उस मुस्कान के अंदर एक ठंडक भरी ठंडक छिपी थी। वे जानते थे कि बुल्ला देसाई जैसे स्थानीय गुंडों से तर्क करना बेकार है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो वह तुम्हें मोटा भेड़ मानकर काटेगा, अगर पुलिस बुलाओगे तो वह 100 तरीके से परेशान करेगा। इस तरह के व्यक्ति को ठीक करने के लिए तुम्हें क्रूर, कठोर और उससे ज़्यादा मजबूत बैकग्राउंड होना चाहिए। हालांकि अब वे अमीर हैं, लेकिन अपने गृहनगर में उनके संबंध और जड़ें अभी बहुत कमज़ोर हैं। अगर वे जल्दबाजी में मारपीट कर दें तो मुआवजा देना तो बाद की बात, मुआवजा देकर भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। वे महानगर सिटी जा सकते हैं, लेकिन उनके माता पिता गृहनगर नहीं छोड़ सकते, न ही उनके करीबी रिश्तेदार और दोस्त। वे पुलिस बुला सकते हैं, लेकिन ऐसे स्थानीय तानाशाह के सामने परिणाम हर किसी को पता है। इसलिए बस अपना नेटवर्क दिखाओ। एक विचार के साथ रोहन शर्मा ने सिस्टम इंटरफेस बुलाया। आइटम, बिगिनर कनेक्शन कार्ड। बाकी उपयोग 3 नोट। उपयोग करने पर यह कार्ड होस्ट की वर्तमान स्थिति के आधार पर यादृच्छिक संपर्क नेटवर्क उत्पन्न करेगा। उपयोग पर तुरंत प्रभावी होगा और सभी संबंधित व्यक्तियों में संबंधित स्मृतियां डाली जाएंगी। तर्कसंगतता और स्थिरता सुनिश्चित करेगा, उन्हें होस्ट का सबसे मजबूत समर्थन बना देगा। ये वही है, रोहन शर्मा ने मन में चुपचाप कहा। बेसिक नेटवर्क कार्ड का उपयोग करो। डिंग, तुम्हारा नेटवर्क कार्ड उपयोग हो गया। नेटवर्क निर्माण जारी। नेटवर्क निर्माण पूरा। तुम्हारी वर्तमान स्थिति दूसरे पक्ष को सूचित कर दी गई है। कृपया थोड़ी देर प्रतीक्षा करें। क्या सफलतापूर्वक काम कर गया? रोहन शर्मा को कुछ निराशा हुई, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इस कनेक्शन के दूसरे छोर पर कौन सा बड़ा आदमी है। हालांकि उन्होंने सिस्टम पर भरोसा करने का फैसला किया। उनके दिमाग में अभी कनेक्शन की स्मृतियां नहीं डाली गई थीं। दूसरे पक्ष के आने पर कनेक्शन की स्मृतियां पूरी तरह डाली जाएंगी। भाई, इतनी बड़ी बात नहीं है, क्या इतना क्रूर होना जरूरी है? रोहन शर्मा ने सोचना बंद किया और धीरे धीरे जेब से झोंका हुआ सिगरेट का पैकेट निकाला, एक सुलगाया और बुल्ला देसाई को मुस्कुराते हुए देखा। 1000 रुपये की खरोंच थी। पहले तुमने 3000 मांगे थे, लेकिन मैं तैयार नहीं था। अब तुम 20,000 रुपये की लूट कर रहे हो और अब 30,000 रुपये मांग रहे हो। क्या मुझे नहीं दोगे?
बुल्ला देसाई आगे बढ़ा, बैल जैसी आंखों से घूरते हुए। दूंगा, क्यों नहीं दूंगा। लड़के, लगता है तुम्हें असली दुनिया ने कभी नहीं पीटा, है ना। रोहन शर्मा ने होंठ सिकोड़ लिए। उन्होंने एक मुस्कान दिखाई जो समझना मुश्किल थी। नहीं, नहीं, नहीं। इस पूरे कस्बे में तुम्हारा नाम बुल्ला देसाई हर कोई जानता है। कहावत है, बुद्धिमान व्यक्ति हारने वाली लड़ाई नहीं लड़ता। मैं साधारण नागरिक तुम जैसे भाई बुल्ला से कैसे मुकाबला कर सकता हूँ। मेरे पास वह ताकत नहीं है। चूंकि भाई बुल्ला ने कहा है तो 30,000 रुपये ही सही। लेकिन मेरे पास इतना नकद नहीं है। मैंने अभी किसी को फ़ोन करके कुछ पैसे मंगवाए हैं। बस इंतजार करो। बुल्ला देसाई को आश्चर्य हुआ, इस लड़के ने कब फ़ोन किया। रमेश शर्मा और दिनेश डैच पाटिल दोनों घबरा गए। रोहन, हमें नहीं देना है, ये लूट है। हाँ रोहन, 30,000 रुपये, चलो इससे जान की बाजी लगा देते हैं। बुल्ला देसाई सिर्फ हंसा। निकला ये लड़का काया है। उसकी प्रतिष्ठा से डर गया। हा, अच्छा तुम होशियार लड़के हो। बुल्ला देसाई ने घमंड से सिगरेट सुलगाए। मैं यहाँ तुम्हारा 10 मिनट इंतजार करूंगा। अगर तुम कोई चालाकी करने की हिम्मत करोगे तो मैं तुम्हारी पुरानी ट्राईसाइकिल तोड़ दूंगा। रोहन शर्मा ने हल्के से होंठ सिकोड़ लिए। वे शांत दिख रहे थे लेकिन अंदर से उनकी सहनशक्ति की सीमा पर पहुंच गए थे। सिस्टम मिलने के बाद ये पहली बार था जब वे वाकई गुस्सा हो गए थे। अध्याय 27 रामनगर टाउन। विक्रांत है राव। बड़े शहर सभी प्रकार के लोगों का मेल है, कड़ी प्रतिस्पर्धा का स्थान। रामनगर टाउन जैसे छोटे तीसरे दर्जे के कस्बे बड़े शहरों की हलचल और नियमों से दूर, मामूली और उपस्थिति रहित लग सकते हैं, लेकिन उनके अपने अनोखे शेंकन नियम और शक्ति संरचना हैं। रामनगर टाउन में अपने ब्राह्मण हैं। यहाँ कभी भी संबंध नियमों से ज़्यादा प्रभावी होते हैं, कभी भी तर्क बल से कम प्रभावी होता है। जब बाहर से बड़े बॉस इस इलाके में आते हैं तो उन्हें सावधानी बरतनी पड़ती है, वरना कुछ गुंडे हर कुछ दिनों में निर्माण स्थल पर परेशानी खड़ी कर देते हैं, पानी बिजली काट देते हैं और सारी निवेश बर्बाद। रामनगर टाउन में वास्तविक शक्ति रखने वाले अक्सर बाहर के निवेशक नहीं होते, बल्कि वे स्थानीय तानाशाह जो क्षेत्र में गहरी जड़ें जमाए हुए हैं और वैध तथा अवैध दोनों दुनिया में संबंध रखते हैं, है एक स्थानीय देवता। अभी रामनगर टाउन की सबसे प्रभावशाली इमारत विक्रांत रियल्टी हेडक्वार्टर्स है, जिसकी टॉप फ्लोर पर एक शानदार नवधनाढ्य ऑफिस में धुएं से भरे एक बड़े महोगनी की लकड़ी से बने चाय टेबल के सामने 4 लोग बैठे थे। मुख्य सीट पर बैठे व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि रामनगर टाउन के मशहूर मास्टर है विक्रांत है राव थे। वे लगभग 40 साल के थे, गहरे लाल तांग सूट पहने, गले में कीमती हेतियान जेड पेंडेंट और हाथों में 2 चमकदार शेर के सिर वाले अखरोट। उनका थोड़ा मोटा चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहता था, जैसे दयालुमय ITREYA बुद्ध। लेकिन सिर्फ वही लोग जो उन्हें वाकई जानते थे कि इस ITREYA बुद्ध के हाथों में कितना क्रूरता और खून लगा है। रामनगर टाउन में रियल एस्टेट डेवलपमेंट का एकाधिकार करके, पूरे कस्बे में निर्माण कचरे का परिवहन नियंत्रित करके और सबसे बड़ा KTV और बाथ हाउस चलाकर विक्रांत है राव का प्रभाव रामनगर टाउन के हर कोने तक फैला हुआ था। उनके सामने बैठे 3 मध्य आयु के पुरुष, वे सभी रामनगर टाउन के प्रमुख व्यक्ति थे। स्कारफेस लियू राजेश, स्कार यादव उत्तर शहर के निर्माण सामग्री बाजार और विध्वंस टीम का प्रभारी था और अपनी क्रूरता के लिए मशहूर। झांग लाओसान प्रकाश छोटे गुप्ता पूरे काउंटी के यात्री परिवहन मार्गों और भूमिगत कैसीनो का एकाधिकार रखता था। एक और उस गंजे सैनिक का बड़ा भाई मैड डॉग विक्रम, मुख्य रूप से जगह की रखवाली और कर्ज वसूली का जिम्मेदार। ये 4 व्यक्ति जब इकट्ठे होते थे तो पूरे रामनगर टाउन को हिला सकते थे। सतह पर वे रामनगर टाउन में हर किसी को मालूम 3 बड़े शॉट्स थे, लेकिन कम लोग जानते थे कि वे सिर्फ विक्रांत है राव के 3 जनरल हैं। रामनगर टाउन के ग्रे क्षेत्रों को वास्तव में नियंत्रित करने वाला विक्रांत है राव है। भाई, सुना है काउंटी में अभी अभी एक रोल्स रॉयस आया है, क्या प्रांत से कोई आया है। मैड डॉग विक्रम ने सावधानी से विक्रांत है राव के लिए चाय डालते हुए पूछा। विक्रांत है राव ने आंखें सिकोड़ लीं। उन्होंने सबसे अच्छी दा होंग पाओ चाय का घूंट लिया। उन्होंने शांतिपूर्वक कहा, जल्दी क्या है। भले ही प्रांत से हो, उन्हें पहले सम्मान देना होगा। रामनगर टाउन में मेरी विक्रांत है राव की मंजूरी के बिना किसी की गाड़ी भी आसानी से नहीं चल सकती। सही कहा, बड़े भाई शानदार हैं। समूह ने जल्दी से चापलूसी शुरू कर दी। इसी समय एक अदृश्य ऊर्जा तरंग, जिसे सिर्फ रोहन शर्मा महसूस कर सकते थे, तुरंत स्थान की दूरी पार करके इस ऑफिस में पहुंच गई। डिंग, कनेक्शन कार्ड सक्रिय। लक्ष्य विक्रांत है राव पर मेमोरी इम्प्लांटेशन और इमोशनल रिकंस्ट्रक्शन शुरू। प्रोग्रेस 10%, 50%, 100%। अखरोट खेलते हुए शांत विक्रांत है राव अचानक जड़ हो गए, जैसे बिजली गिर गई हो। उनकी आंखें तुरंत धुंधली और खाली हो गईं। उनके दिमाग के गहरे में पहले कभी न हुई स्मृति के टुकड़े उभरने लगे, तुरंत उनकी चेतना पर कब्जा कर लिया और पूरी तरह उनके आत्मा में विलीन हो गए, अविश्वसनीय रूप से वास्तविक और अविस्मरणीय। स्मृति 3 साल पहले की एक बर्फीली रात पर लौट गई। उस समय उन्होंने रामनगर टाउन में शीर्ष पद अभी पूरी तरह हासिल नहीं किया था।
वे क्षेत्र के लिए लड़ते हुए दुश्मनों द्वारा पीछा किए जा रहे थे। उनकी कार जंगल में अनियंत्रित होकर खाई में पलट गई। उनका फोन टूट गया, कार का दरवाजा नहीं खुल रहा था और आसपास सुनसान था। जब वे हताश होकर मौत का इंतजार कर रहे थे, एक युवा आकृति प्रकट हुई। वह घुटनों तक बर्फ में 10 किलोमीटर चलकर उन्हें निकटतम क्लिनिक तक ले गया। अस्पताल के बिस्तर पर विक्रांत राव ने युवक का हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू भरकर कसम खाए, भाई तुम मेरे जीवन रक्षक हो। अब से हम जीवन मृत्यु के भाई हैं। मेरा जीवन तुम्हारा जीवन है, तुम्हारा काम मेरा काम है। युवक ने मुस्कुराकर अपना नाम बताया, भाई है, मेरा नाम रोहन शर्मा है। बाद में विभिन्न कारणों से रोहन शर्मा बड़े शहर में काम करने चले गए और दोनों का संपर्क टूट गया। यह विक्रांत राव की हाल के वर्षों की सबसे बड़ी चिंता बन गई। हर बार आधी रात में जागने पर उन्हें अफसोस होता कि उन्होंने अपने जीवन रक्षक और अच्छे भाई की अच्छी देखभाल नहीं की। रोहन, विक्रांत राव अचानक होश में आए। उनका शरीर हल्का कांप रहा था। उनकी आंखों में जटिल भावनाएं और लालसा भरी थी। 3 साल हो गए। इन 3 सालों में रोहन ने मुझसे संपर्क नहीं किया। मेरा अच्छा भाई कहाँ चला गया? 3 अधीनस्थ हैरान थे और सोच रहे थे कि रोहन कौन है। अचानक उनमें से एक को याद आया कि विक्रांत राव का 3 साल पहले कार एक्सीडेंट और वह युवक। स्पष्ट रूप से उनकी स्मृतियां भी इम्प्लांट हो गई थीं। इसी समय टेबल पर मोबाइल बज उठा। विक्रांत राव चौंक गए। उन्होंने फोन उठाया। उन्हें कुछ रोमांचक खबर सुनाई दी। सच, तुमने वाकई रोहन को देखा? वह वापस आ गया। रामनगर टाउन का एक क्रूर स्थानीय तानाशाह जो बिना पलक झपकाए मार देता था, वाकई आंसू बहाने लगा। रोहन, मेरा भाई रोहन वापस आ गया। विक्रांत राव मुश्किल से दबाए उत्साह से भरे थे, लेकिन अगले ही सेकंड फोन से आने वाले शब्दों ने विक्रांत राव की आंखों में आंसू ला दिए। क्या रोहन, उनका भाई, उनका पिता और उनके दोस्त रामनगर टाउन मार्केट में परेशान किए जा रहे हैं? विक्रांत राव के चेहरे पर भावना तुरंत जम गई। उसके स्थान पर गुस्सा आ गया। क्या मेरे जीवन रक्षक को परेशान कर रहे हो और मेरे भाई की टांगें तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? क्या बकवास! विक्रांत राव गरजे और हाथ में चाय का कप जमीन पर दे मारा। टुकड़े टुकड़े हो गया। धड़ाम! चाय हर तरफ छिड़क गई और चाय के टुकड़े उड़ने लगे। 3 अधीनस्थ डर से कांप रहे थे। उन्होंने विक्रांत राव के साथ इतने साल बिताए थे और कभी अपने बड़े भाई को इतना गुस्सा होते नहीं देखा था, जैसे वह किसी को मारने वाला हो। भाई शांत हो जाओ, क्या हुआ? राजेश कार यादव ने कांपते हुए पूछा। विक्रांत राव की आंखें खून से लाल थीं, जैसे गुस्से वाला शेर। उन्होंने विक्रम मैड डॉग खन्ना की नाक की ओर इशारा करते हुए गरजा, मैड डॉग? क्या बुल्ला देसाई तुम्हारा आदमी है? विक्रम मैड डॉग खन्ना डर से सफ़ेद पड़ गया और लड़खड़ाते हुए बोला, हाँ, वह मेरे अधीनस्थों में से एक है जो जगह की रखवाली करता है। क्या बात है बॉस? क्या बात है? विक्रांत राव ने विक्रम मैड डॉग खन्ना के सीने में लात मारी, उसे पीठ के बल गिरा दिया। तुम अंधे बेकार के नौकर! वह भी रामनगर टाउन मार्केट में मेरे जीवन रक्षक से पैसे ऐंठ रहा है और मेरे कसम खाए भाई की टांगें तोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्या? दर्द की परवाह किए बिना विक्रम मैड डॉग खन्ना उठ खड़ा हुआ। दिमाग घूम रहा था। जीवन रक्षक, कसम खाया भाई! जैसे ही विक्रांत राव बोल चुके, राजेश कार यादव और प्रकाश छोटे गुप्ता ने अचानक नजरें मिलाईं। फिर समझ गए। भाई, क्या तुम 3 साल पहले तुम्हें बचाने वाले भाई रोहन शर्मा की बात कर रहे हो? और कौन हो सकता है? विक्रांत राव ने दांत पीसे। वे कपड़े ठीक करते हुए बाहर की ओर दौड़े। सुन लो, अगर उसके सिर का एक बाल भी बांका हुआ तो तुम में से किसी का भी नया साल अच्छा नहीं होगा। लोगों को बुलाओ, गाड़ी तैयार करो, हम रामनगर टाउन जा रहे हैं। जी भाई! तीनों भी भारी हत्या की इच्छा से संक्रमित हो गए, खासकर विक्रम मैड डॉग खन्ना, जो जानता था कि उसके आदमियों ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है और माफी मांगने को उतावला था। फोन पकड़े उसका हाथ कांप रहा था। जल्दी भाइयों को बताओ, हम रामनगर टाउन जा रहे हैं। 5 मिनट से भी कम समय में। विक्रांत रियल्टी हेडक्वार्टर्स के नीचे इंजनों की गड़गड़ाहट कानों को चीर रही थी। लंबे व्हीलबेस रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी, जिसका नंबर प्लेट रामनगर 8888 था, भूमिगत पार्किंग से गरजते हुए निकली। उसके पीछे तुरंत 4 काली टोयोटा अल्फॉर्ड मिनीवैन थीं, हर एक में डरावने मोटे ताजे आदमी भरे हुए थे। ये काफिला, जो रामनगर टाउन की उच्चतम लड़ाकू शक्ति का प्रतिनिधित्व करता था, तुरंत विक्रांत रियल्टी हेडक्वार्टर से बाहर निकला और रामनगर टाउन की ओर तेजी से बढ़ गया। सड़क पर पैदल चलने वाले और गाड़ियां रास्ता देने लगी, काफिले को आतंक से देखते हुए। वह है, ये की गाड़ी है। एक हमले में 5-8। वाकई है ये हलचल क्या बड़ा घटना हुई है। इतने सालों बाद मास्टर है ने इतनी बड़ी ताकत जुटाई है। सड़क पर एक हाई एंड टी हाउस का प्राइवेट रूम। वाह, एक रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग व्हील बेस। ये गाड़ी कितनी कूल है। रुको, ये काफिला काफी प्रभावशाली है। क्या कोई उन्हें पहचानता है?
कई अच्छे कपड़ों वाले युवा एक साथ बैठे चाय पी रहे थे, तरबूज के बीज खा रहे थे और गप्पे मार रहे थे। वे खिड़की से बाहर प्रशंसा और जिज्ञासा से देख रहे थे। वे रोहन शर्मा के चचेरे भाई थे। सबसे बड़े चचेरे भाई विवेक शर्मा मुख्य सीट पर बैठे थे, कलाई पर लॉन्गाइन्स घड़ी पहने, जो वे कभी भी दिखाते रहते थे। ये सुनकर विवेक शर्मा सोचने लगे, काली रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग व्हील बेस, पीछे 4 अल्फॉर्ड दाम। कोई आश्चर्य नहीं कि यह इतना परिचित लगा। ये है ये का काफिला है। कौन सा है ये? विक्रांत रियल्टी के चेयरमैन विक्रांत है राव, रामनगर टाउन में और कौन है ये कहलाने की हिम्मत करता है? वाह, तो ये बड़ा आदमी, मैंने पहले है ये को दूर से देखा है। कितना दबंग, 100 मीटर दूर से भी उसकी आभा महसूस होती थी। भाई, तुम इन सालों में काफ़ी अच्छा कर रहे हो। क्या तुम है ये से बात कर सकते हो? वे विवेक शर्मा की ओर देख रहे थे। विवेक शर्मा दिखावा करना चाहते थे, लेकिन वे फिर भी ताकतवर से उलझने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। भूल जाओ, चाहे मैं कितना भी सक्षम हूँ, मैं सिर्फ बड़े कंपनी में डिपार्टमेंट मैनेजर हूँ, साल में कुछ लाख कमाता हूँ। वह मास्टर है के सामने दांत भरने लायक भी नहीं। मेरी बात तो छोड़ो, मेरा बॉस भी मास्टर है के सामने झुककर बात करता होगा। मैं शायद उनके ड्राइवर से भी कम हूँ उनके सामने। हिस है ये अभी भी बहुत प्रभावशाली हैं। अगर इस जीवन में मैं मास्टर है से जुड़ जाऊं तो बाकी की चिंता नहीं। मैं अमीर तो नहीं बनूंगा, लेकिन कम से कम रामनगर टाउन में कोई मुझे परेशान नहीं करेगा। वे धीरे धीरे है ये के विषय में हैरान हो गए। हालांकि उन्हें एहसास हुआ कि उनका इससे कोई संबंध नहीं है। थोड़ी देर गप्पे मारने के बाद विषय बदल दिया गया। अरे, क्या तुम लोगों ने सुना, आज हमारे काउंटी में एक रोल्स रॉयस कुलिनन आई है? बोलने वाला रोहन शर्मा का छोटा चचेरा भाई विहान शर्मा था। अध्याय 28, चैप्टर 28। झूठ नहीं बोल रहा था ना? क्या ये पैसे का तोहफा नहीं आ रहा है आपके पास? विक्रांत है, राव ने रहस्यमयी अंदाज में कहा। ये रामनगर टाउन के सेंटर में फोटो खींची गई थी और अब पूरी सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग कह रहे हैं ये बिल्कुल नया है और अभी रजिस्टर भी नहीं हुआ। सच? रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन? ये तो 10 करोड़ से ज़्यादा का होगा ना? मेरे सेकंड कजिन ने अविश्वास से पूछा। हमारे इस छोटे मोटे रामनगर डिस्ट्रिक्ट का सबसे अमीर आदमी भी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता ना? बिल्कुल सच, मैंने वीडियो देखा है। अर्जुन शर्मा ने अपना फ़ोन निकाला, सबको वो शॉर्ट वीडियो दिखाया। देखो वो रोल्स रॉयस लोगो, देखो वो ऑरा। तस्क तस्क, अगर मैं एक बार अंदर बैठकर एक्सपीरियंस कर लूँ तो जिंदगी कृतार्थ हो जाए। विवेक शर्मा ने फ़ोन स्क्रीन पर नज़र डाली। उसकी आंखों में ईर्ष्या की एक झलक चमकी। फिर उसने आराम से चाय का घूंट लिया। कार तो अच्छी है, लेकिन ऐसी कार का हमसे कोई वास्ता नहीं। सिर्फ असली बड़े लोग ही इसे खरीद सकते हैं। हमारे लिए तो मेहनत करके BMW, मर्सिडीज़ या ऑडी प्रेस्टीज सेडान शो ऑफ खरीदना ज़्यादा रियलिस्टिक है। इतना कहते हुए विवेक शर्मा को अचानक कुछ याद आ गया। उसके होंठों पर व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई। कार खरीदने की बात करें तो क्या तुमने फैमिली ग्रुप चैट देखी? मेरी सेकंड आंटी सरला शर्मा ने लिखा कि फूड डिलीवरी वाला रोहन शर्मा भी नई कार खरीद लाया है और वो फुल पेमेंट करके नई कार है। हा 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 हा, प्राइवेट रूम में ठहाकों की लहर दौड़ गई। मैंने भी देखा। हंसते हंसते पेट दर्द हो गया। अर्जुन शर्मा हंसते हुए लोटपोट हो गया। उसने फुल पेमेंट में नई कार खरीदी। क्या खरीदा होगा? याडिया इलेक्ट्रिक स्कूटर या फिर वुलिंग होंगगुआंग? वुलिंग होंगगुआंग, तुम तो बहुत ऊंचा सोच रहे हो। प्रिया शर्मा ने होंठ सिकोड़कर तिरस्कार से कहा। उसकी शक्ल सूरत देखकर लगता है महीने भर डिलीवरी करने से कितना बचा होगा। शायद सेकंड हैंड वैन किराए पर लेकर अमीर बनने का नाटक कर रहा होगा। बिल्कुल, सरला आंटी भी वैसी ही हैं। इतना घमंड करने की हिम्मत कैसे हुई? डर नहीं लगता कि कहीं दांत टूट जाएंगे? मुझे तो लगता है वो इस बार सिर्फ हमसे पैसे उधार लेने आया है। वॉलेट संभाल कर रखना, उसके किराए के कपड़ों से धोखा मत खा लेना। विवेक शर्मा ने हाथ हिलाया। उसमें परिवार के मुखिया जैसा अंदाज था। अरे ठीक है, हम सब रिश्तेदार हैं। हालांकि वो अच्छा नहीं कर रहा, फिर भी उसके सामने ज़्यादा कड़वी बातें नहीं कहनी चाहिए। न्यू ईयर पर जब मिलेंगे तो सरला आंटी के घर जाकर उसका असली चेहरा उजागर कर देंगे। उसे बता देंगे कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है और अगर ताकत नहीं है तो दिखावा मत करो। हाँ, विवेक बिल्कुल सही कह रहा है। हम सब अपनी लग्जरी कारों से जाएंगे और उसे दिखा देंगे कि असली लग्जरी कार क्या होती है। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। लैंड रोवर के अंदर विक्रांत है, राव पिछली सीट पर बैठे थे। उनका चेहरा इतना काला पड़ गया था कि पानी टपक सकता था। रामनगर टाउन पहुंचने में और कितना समय लगेगा? विक्रांत है, राव ने ठंडे स्वर में पूछा। ड्राइवर विक्रम मैड डॉग खन्ना ने नेविगेशन देखा। भाई, और 10 मिनट। बहुत धीरे हो रहा है। विक्रांत है, राव ने गहरी आवाज में कहा। 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट दे रहा हूं। अगर 1 सेकंड भी लेट हुआ तो तुम खुद कार से कूद जाना। चिंता मत करो है भाई, मुझ पर छोड़ दो। मैड डॉग ने एक्सीलेटर दबा दिया।
काफिला और तेज हो गया, हाईवे पर लापरवाही से दौड़ता हुआ। विक्रांत है राव खिड़की से बाहर भागते नज़ारे देखते हुए मन में बेचैनी से जल रहे थे। रामनगर टाउन। रमेश शर्मा और दिनेश डैज पाटिल की आंखों में डर और निराशा साफ झलक रही थी। गंजे आर्मी बालदेव बुल्ला देशमुख का धैर्य अब खत्म हो चुका था। उसने अधजली सिगरेट जोर से रोहन शर्मा के पैरों पर फेंकी, चिंगारियां उसके साफ फिला स्नीकर्स पर गिरीं। हरामी। आधा घंटा हो गया। बालदेव बुल्ला देशमुख धीरे धीरे रोहन शर्मा की तरफ बढ़ा। उसके मोटे चेहरे की चर्बी खतरनाक तरीके से फड़क रही थी। अरे लड़के, वो आदमी कहाँ मर गया जो पैसे लाने वाला था? रास्ते में मर गया या रॉकेट से मंगल ग्रह पर चला गया? मजाक कर रहा है क्या? हाँ हरामी, चेतावनी दे रहा हूँ, अगर मेरे साथ चालाकी की तो मैं तुझे मार डालूंगा। रोहन शर्मा बाहर से शांत था, अंदर से थोड़ा घबरा गया था। क्यों इतना लेट हो रहा है? क्या सिस्टम पर भरोसा करना गलत था? अगर नहीं आया तो बस एक ईंट उठा लूंगा। रोहन। रमेश शर्मा इतना घबरा गया था कि आंखों में आंसू आ गए। उसने रोहन शर्मा की आस्तीन खींची। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? अगर कोई नहीं आ रहा तो हम उससे माफ़ी मांग लेंगे या पुलिस को फ़ोन कर देंगे। समझदार आदमी हार मान लेता है। पापा डर रहे हैं कि तुम्हें मारपीट न कर दें। सब पापा की गलती है। दिनेश डैज पाटिल भी रोहन शर्मा के सामने आ गया। उसने हिम्मत जुटाई और दांत पीसकर बोला, बुल्ला, मेरे पर हाथ उठाने की हिम्मत मत करना। आज जा, मुझ पर आ। अपने पिता और बचपन के दोस्त को इस तरह खुद को बचाते देख रोहन शर्मा के दिल में गर्मजोशी उमड़ आई। उसने दिनेश डैज पाटिल के कंधे पर हल्के से थपकी दी। उसे हटने का इशारा किया। पिता को आश्वासन भरी नजर दी। पापा डैज, चिंता मत करो। रोहन शर्मा हल्के से मुस्कुराए, मुस्कान में पूरा आत्मविश्वास था। जो अच्छा होता है वो देर से आता है। पैसे लाने वाला शायद ट्रैफिक में फंस गया होगा। ट्रैफिक जाम। बालदेव बुल्ला देशमुख को दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुनाई दिया। हा, बहुत हंसी आ रही है। रामनगर डिस्ट्रिक्ट में ट्रैफिक जाम। मजाक कर रहे हो लड़के? लगता है तुम तब तक नहीं रोगे जब तक ताबूत न देख लो। तभी रोहन शर्मा का फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। उसने उठाया। संदेश था, विक्रांत है राव। रोहन, 3 मिनट, हम आ रहे हैं। संदेश देखते ही धमाके से रोहन शर्मा के दिमाग में जानकारी का विशाल प्रवाह फट पड़ा। डेस्टिनी नेटवर्क कार्ड पूरी तरह एक्टिवेट हो गया। 3 साल पहले बर्फीली रात में दुर्घटनाग्रस्त कार, खून से लथपथ विक्रांत है राव और रोहन शर्मा का जान तोड़कर उसे उठाकर ले जाना। जान जान की दोस्ती, मुसीबत में साथ निभाने का वो स्पर्श तुरंत रोहन शर्मा के सीने में भर गया। वह साफ महसूस कर रहा था, विक्रांत है राव का उसके प्रति कृतज्ञता, अपराधबोध और आग में कूदने की सच्ची नीयत। ये झूठी यादें नहीं हैं। इस पल में ये बिल्कुल असली हैं। रोहन शर्मा ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में भावुकता की झलक आई। है भाई वाह, सिस्टम की ये यादें कितनी रियल हैं। उसने फुसफुसाते हुए कहा, फिर सिर उठाकर बालदेव बुल्ला देशमुख की तरफ देखा। व्यंग्य गायब, जगह पर दया थी। जल्दी है क्या? रोहन शर्मा ने दांत दिखाते हुए मुस्कुराया। सर्दियों की धूप में सफ़ेद दांत खासे ठंडे लग रहे थे। मैं जानता हूं तुम बेचैन हो, लेकिन जल्दी मत करो। लगता है पैसे लाने वाला आ गया है। क्या? बालदेव बुल्ला देशमुख चौंक गया। उसके पूछने से पहले दूर से इंजनों की गहरी और तीव्र गड़गड़ाहट सुनाई दी। वो कौन सा काफिला है? भीड़ में किसी ने चौंककर कहा। सबने सहजता से मुड़कर देखा। कुछ 100 मीटर दूर एक काला काफिला अदृश्य दबाव के साथ उनकी तरफ दौड़ा आ रहा था। लापरवाही से ड्राइव करते हुए लोग डरकर भागने लगे। चीचच ब्रेक की आवाज के साथ काफिला पंखे के आकार में फैल गया और तुरंत बालदेव बुल्ला देशमुख की टोयोटा प्राडो को घेर लिया। कार के दरवाजे एक साथ खुले। काले सूट में दर्जनों तगड़े आदमी हथियार लेकर बाहर कूदे, खतरनाक नजर आ रहे थे। लैंड रोवर से उतरे टांग सूट वाले मिडिल एज मैन को देखते ही बालदेव बुल्ला देशमुख की पुतलियां फैल गईं। है मास्टर है। बालदेव बुल्ला देशमुख के चेहरे पर मुस्कान तुरंत जम गई। खून जाम सा हो गया। उसने क्या देखा? रामनगर डिस्ट्रिक्ट का वो स्थानीय बादशाह विक्रांत है राव, जो आमतौर पर उसे नजर तक नहीं देता था, अब उस युवक की तरफ भागा जा रहा था जिससे वो एक्सटॉर्शन कर रहा था। रोहन शर्मा चुपचाप खड़ा देख रहा था। विक्रांत है राव भागकर आए। उसने बाहें फैलाईं, चेहरे पर मासूम बल्कि चालाक मुस्कान थी जिसमें घमंड भी झलक रहा था। मैंने झूठ तो नहीं बोला ना? पैसे देने वाला अभी आ गया है। बालदेव बुल्ला देशमुख के पैर कमजोर पड़ गए। वो धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गया। उसकी पैंट भीग गई। खत्म। इस बार सचमुच बिच्छू के घोंसले में हाथ डाल दिया। आसमान गिर पड़ा। रास्ते के लोग, रमेश शर्मा, दिनेश डैज पाटिल सब बिना अपवाद के सन्न रह गए। आखिर क्या हो गया? रामनगर डिस्ट्रिक्ट का ताकतवर विक्रांत है राव इस मामूली रोहन शर्मा का साथ देने क्यों आ गया? आज 6 चैप्टर 17,000 शब्द। सपोर्ट करो। अध्याय 29 डबल आर की शान।
रामनगर टाउन की सड़क पर हवा कड़ाके की ठंडी थी, लेकिन बालदेव बुल्ला देशमुख के माथे पर बड़े बड़े पसीने की बूंदें थीं जो गालों पर बह रही थीं। विक्रांत है राव रोहन शर्मा के बगल में खड़े थे, उनकी आंखें ठंडी नज़र से बालदेव बुल्ला देशमुख पर फिर टोयोटा प्राडो पर टिकीं। रोहन, विक्रांत है राव जब रोहन शर्मा की तरफ मुड़े तो चेहरे का खूंखार भाव तुरंत गायब हो गया, जगह पर अपराधबोध और नरमी आ गई। क्या हुआ, मुझे बताओ। रोहन शर्मा मुस्कुराए, पिता और डैच की तरफ इशारा किया, फिर डरे हुए बालदेव बुल्ला देशमुख की तरफ, लहजा शांत लेकिन मासूमियत का नाटक करते हुए। कुछ खास नहीं, पापा इलेक्ट्रिक ट्राइसाइकिल चला रहे थे और गलती से इसकी लग्जरी कार से टकरा गए। देखो, वो निशान है। इसने कहा कार 5 लाख की खरीदी थी, बहुत कीमती है। पापा को 20,000 रुपये मुआवजा देना पड़ेगा। एक पैसा कम हुआ तो पापा की टांगें तोड़ दूंगा। मैं पहुंचा तो सोचा कि हमारा कसूर है तो मुआवजा देना चाहिए, लेकिन इन्होंने मौका देखकर मुझसे 30,000 रुपये मांग लिए। रोहन शर्मा यहाँ रुके, हालांकि लहजा खेल खेल में था लेकिन ठंडक थी। है भाई, तुम्हें लगता है इस स्थिति में मैं मूर्ख बना रहा हूँ? रोहन शर्मा के लापरवाह शब्द सुनकर विक्रांत है राव का चेहरा और काला पड़ गया, इतना कि पानी टपक सकता था। उन्होंने रमेश शर्मा की तरफ मुड़कर गहरी माफ़ी मांगी। अंकल, मेरी गलती है, मैंने अपने आदमियों को ठीक से नहीं संभाला, आपको तकलीफ हुई। रमेश शर्मा चौंक गए। दिग्गज मास्टर है, विक्रांत है राव मुझे अंकल कह रहे हैं। वे कुछ कहने ही वाले थे कि रोहन शर्मा ने उनके कंधे पर थपकी दी, इशारा किया कि कुछ मत बोलो, बस तमाशा देखो। विक्रांत है राव अचानक घूमे, चेहरा काला, बिना कुछ बोले बालदेव बुल्ला देशमुख के सीने में जोरदार लात मारी। धड़ाम, एक धमाके की आवाज। 200 पाउंड से ज्यादा वजन वाला बालदेव बुल्ला देशमुख कई मीटर दूर उड़कर अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर से टकराया। बालदेव बुल्ला देशमुख का चेहरा दर्द से लाल नीला हो गया। हरामी, तुझे अंधा हो गया है। विक्रांत है राव अभी भी गुस्से में थे, वे दौड़कर गए और बालदेव बुल्ला देशमुख को लगातार लातें मारते हुए गालियां देते रहे। तू मेरे भाई के पापा से एक्सटॉर्शन करने की हिम्मत करता है, मेरे भाई के पैसे फेंकने की हिम्मत करता है। 5 लाख की फटी कार पर घमंड है क्या? तू मेरे भाई से एक्सटॉर्शन करने की कोशिश कर रहा था और मेरे अंकल को धमका रहा था। चारों तरफ काले सूट वाले गुंडे, बालदेव बुल्ला देशमुख का बड़ा भाई राजेश स्कार यादव सहित सब सिर झुकाए खड़े थे, कोई आवाज नहीं निकाल रहा था। विक्रम मैड डॉग खन्ना डर से कांप रहा था, मन में सोच रहा था कि अपने छोटे भाई का गला खुद घोंट दे। किससे पंगा ले लिया? मास्टर है का जान बचाने वाला भाई, ये तो बूढ़े का फंदा लगाने जैसा है, मरना चाहता है। 2 मिनट तक लातें पड़ती रहीं। बालदेव बुल्ला देशमुख का चेहरा सूजा हुआ, चीखें भी कमजोर हो गईं। तब विक्रांत है राव रुके, गहरी सांस ली और अपना टांग सूट ठीक किया। उन्होंने बगल की खरोंच वाली टोयोटा प्राडो पर नजर डाली, आंखों में घृणा आई। कोई आओ। जी सर। गुंडे तुरंत तैयार, इस जंग को तोड़ दो। विक्रांत है राव ने ठंडे स्वर में कहा, जब ये कहता है कि कार कीमती है तो इसे ड्राइव ही न करने दो, फिर कभी एक्सीडेंट का नाटक करके एक्सटॉर्शन नहीं कर पाएगा। रमेश शर्मा भी दृश्य से डर गए थे। वे कहना चाहते थे कि कार मत तोड़ो, लेकिन बालदेव बुल्ला देशमुख के आक्रामक व्यवहार से नफरत भी थी। चूंकि बेटा कुछ नहीं बोल रहा था, उन्होंने दांत पीसकर रोकना छोड़ दिया। जी। बिना कुछ कहे 20 से ज्यादा तगड़े आदमियों ने कार से बेसबॉल बैट और स्टील पाइप निकाले और नई नई टोयोटा प्राडो पर हमला बोल दिया। धड़ धड़ धड़, कांच टूटने और शीट मेटल के दांतने की आवाजें पूरी सड़क पर गूंज रही थीं। 1 मिनट भी नहीं लगा, वो लग्जरी कार जो बालदेव बुल्ला देशमुख को इतना घमंड देती थी, अब पहचानने लायक नहीं रही, कचरा बन गई। ये सब करने के बाद विक्रांत है राव ने जेब से चेकबुक निकाली, जल्दी से चेक लिखा, फाड़ा और बालदेव बुल्ला देशमुख के सामने झुके। पैसे चाहिए थे ना, मुआवजा चाहिए था ना। विक्रांत है राव ने चेक जोर से बालदेव बुल्ला देशमुख के खून से सने चेहरे पर मार दिया। ये 1 करोड़ है, तेरी कार का मुआवजा समझ ले, बाकी तू ताबूत खरीदने के लिए रख ले। ले ले। बालदेव बुल्ला देशमुख के हाथ कांप रहे थे, 1 करोड़ का चेक देखकर जैसे मौत का वारंट हो। उसे लेने की हिम्मत ही नहीं हुई। है मास्टर है, मैं गलत था, मुझे सच में नहीं पता था कि ये आपका भाई है। बालदेव बुल्ला देशमुख रोते रोते नाकमुंह से पानी बहाते हुए उठा, घुटनों के बल बैठ गया और रोहन शर्मा की तरफ सिर पटकने लगा। मास्टर रोहन, पूर्वज रोहन, मैंने आपकी महानता नहीं पहचानी, मुझे बचा लो, ये पैसा नहीं चाहिए, 1 पैसा भी नहीं। धड़ धड़ धड़, हर सिर पटकने पर खून बह रहा था। विक्रांत है राव ने उसे इग्नोर किया और रोहन शर्मा के पास आए, चेहरा फिर मुस्कुराहट से भर गया। रोहन, अब मन हल्का हुआ। रोहन शर्मा ने ये ड्रामेटिक सीन देखा, एक बार घमंडी टाउन बुली अब उनके पैरों में कुत्ता बनकर रो रहा था।
उन्होंने पिता की तरफ देखा जो अभी भी सन थे, और बचपन के दोस्त दिनेश डैज पाटिल की तरफ, जिनका रिंच पकड़ने वाला हाथ अभी भी कांप रहा था। आंखों में प्रशंसा और भय था। रोहन शर्मा मुस्कुराए, चमकदार मुस्कान। वाह, यही तो संतोष है। लेकिन गुस्सा अभी पूरी तरह नहीं निकला था। उन्होंने पिता को आश्वासन दी नजर दी, फिर दिनेश डैज पाटिल को इनकार न करने वाली नजर दी। डैज, पापा का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वे खुद नहीं कर सकते, तुम जाओ। कहाँ जाओ? दिनेश डैज पाटिल तुरंत समझ गए। वे मना करना चाहते थे, लेकिन गुस्सा भी बहुत था। विक्रांत है, राव तुरंत समझ गए और अपने आदमी से बेसबॉल बैट लेकर दिनेश डैज पाटिल को दिया, भाई जैसी मुस्कान के साथ। डैज भाई, जाओ, वो हरामी लायक है, अंकल को बिना वजह नहीं मारने देंगे। दिनेश डैज पाटिल ने दांत पीसकर हामी भरी, दौड़कर गए और अच्छी तरह पीटा, गालियां देते हुए। साफ था कि बहुत गुस्सा था, लेकिन फिर भी होश था, महत्वपूर्ण अंगों पर नहीं मारा। थोड़ी देर बाद हाँफते हुए बैट लौटाया और रोहन शर्मा की तरफ देखा, आंखों में उत्साह। रोहन, कमाल है। रोहन शर्मा मुस्कुराए और कंधे पर थपकी दी। फिर विक्रांत है, राव की तरफ मुड़े और बोले, है भाई, आज इतनी दूर आने के लिए शुक्रिया। अरे लड़के, क्या बात कर रहा है? 3 साल बाद मिले हैं, आज रात साथ ड्रिंक करें। विक्रांत है, राव सचमुच रोहन शर्मा को मिस कर रहे थे, कंधे पर हाथ रखकर बात करने लगे। बीच बीच में रमेश शर्मा को अंकल और दिनेश डैज पाटिल को डैज भाई कह रहे थे, जिससे ये दोनों साधारण ग्रामीण जो हमेशा झुकते थे, अजीब सा एहसास हो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा खुशी थी। रोहन शर्मा, जो लगता था महत्वाकांक्षा नहीं रखता, उसका नेटवर्क इतना मजबूत है। बातचीत काफी देर चली। विक्रांत है, राव के आदमियों ने इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल ठीक कर दी। बालदेव बुल्ला देशमुख को भी उनके गुंडों ने कार में ठूंस दिया। कहाँ ले गए, किसी को पता नहीं। उन्होंने मिट्टी में लतड़े स्मोक्ड मीट का दूसरा हिस्सा भी खरीदा, 2 गुना बड़ा और तरह का। जितना मिल सकता था खरीद लिया। अरे भाई, सच में आज रात नहीं आ रहे? है भाई, किसी और दिन। आज पहला दिन घर आया हूँ, माँ का मन है। हाँ, वफादार और माता पिता के प्रति आज्ञाकारी बेटा। तू सचमुच वो भाई है जिसे विक्रांत है, राव ने चुना है। कभी फ्री हो तो कॉल करना, मैं इंतजार करूंगा। इतना कहकर विक्रांत है, राव ने रोहन शर्मा को अलग ले जाकर फुसफुसाया। भाई, पिछले 3 साल तू कैसे रहा मुझे नहीं पता। इस कार्ड में 2 करोड़ हैं, ले ले और खर्च कर। मैं तुझे छोटा नहीं समझ रहा, लेकिन हमारे बूढ़े को इतना तंग किया जा रहा है क्योंकि पैसों का सहारा नहीं। माँ पापा को अच्छे कपड़े दिला, पापा को ड्राइविंग लाइसेंस दिलवा और एक मर्सिडीज खरीद दे। उनके प्राइवेट बात करने के अंदाज से साफ था कि विक्रांत है, राव उन्हें सचमुच भाई मानते हैं। पैसे देना दिखावा नहीं, दिल से था। लेकिन रोहन शर्मा मुस्कुराए और कार की चाबी निकाली। RRR लोगो देखकर विक्रांत है, राव एक पल के लिए रुक गए। चाबी दबाते ही विक्रांत है, राव ने भीड़ के पार पार्क की हुई टेम्परेरी प्लेट वाली इंपीरियल ब्लैक एडिशन देखी। कार लाइट्स फ्लैश हुई। विक्रांत है, राव ने आंखें मली और रोहन शर्मा फिर कार की तरफ देखा, नजर कई बार घूमी। आंखों में हैरानी, प्रशंसा और सच्चे भाई का सुकून था। शाबाश लड़के, इंपीरियल ब्लैक एडिशन मेरी रेंज रोवर ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग व्हील बेस से भी ज्यादा कूल है। 3 साल में तूने सचमुच कमाल कर दिया। बस इतना कहकर विक्रांत है, राव ने कार्ड देना छोड़ दिया, लेकिन मन बना लिया था कि आज से रोहन शर्मा 3 साल पहले की तरह गायब नहीं होंगे। अब से रोहन शर्मा को अच्छा रखना है। इस साल न्यू ईयर पर रोहन के घर जरूर जाऊंगा। विक्रांत है, राव के आदमी चले जाने के बाद रोहन शर्मा ने ट्राईसाइकिल साइड में रखी और छोटे सुपरमार्केट वाले से कह दिया कि देख लो। जो कुछ हुआ था देखकर सुपरमार्केट वाला पूरी तरह प्रभावित था और बोला कि देखने की जरूरत नहीं, मैं अपनी छोटी ट्रक से तुम्हारी ट्राईसाइकिल घर छोड़ दूंगा। लेकिन रोहन शर्मा ने मना कर दिया। कुछ नहीं, कल पापा के लिए जो ऑडी आ रही है, ऑडी होने के बाद कौन पुरानी ट्राईसाइकिल चलाएगा। रोजमर्रा के लिए नई ट्राईसाइकिल खरीद लेंगे। बेटा, ये कार बहुत अच्छी है, तूने खरीदी है। कार में बैठने के बाद रमेश शर्मा इंपीरियल ब्लैक एडिशन नहीं पहचानते थे, लेकिन चेहरे पर राहत और खुशी थी। बेटे के लिए सचमुच खुश थे। गंदे वक्त कपड़े उतारने के बाद भी दिनेश डैज पाटिल पिछली सीट पर बैठकर थोड़ा असहज थे। वे रमेश शर्मा को बताना चाहते थे कि ये सिर्फ अच्छी नहीं, सोने की ईंटों से बनी लग्जरी कार है, रोल्स रॉयस इंपीरियल ब्लैक एडिशन। रोहन भाई को बता, पिछले 3 साल घर नहीं आया, कहीं सोना खोदने गया था क्या? दिनेश डैज पाटिल के गंभीर चेहरे को देखकर रोहन शर्मा हंसे और परेशान भी हुए। सोना खोदना धोखा देने से बेहतर कुछ नहीं। रोहन शर्मा अचानक सोचने लगे, अगर सिर्फ बेसिक नेटवर्क कार्ड से रामनगर डिस्ट्रिक्ट का बादशाह बुला लिया, तो इंटरमीडिएट या एडवांस्ड कार्ड क्या ला सकता है। वे चुपके से प्रार्थना करने लगे कि भाई टोंजी कभी इंटरमीडिएट या हाई लेवल नेटवर्क कार्ड दे दे ताकि टेस्ट कर सकें। माँ इंतजार कर रही होगी। अब चलो गांव वापस। अध्याय 30 घर वापसी। गौरव के साथ आसमान अंधेरा होने लगा।
बालदेव बुल्ला देशमुख वाले मामले के निपटने के बाद इंपीरियल ब्लैक एडिशन रामनगर विलेज की पक्की सड़क पर दौड़ रही थी। केबिन के अंदर महंगी खुशबू ने मार्केट के धुएं और हिंसक माहौल को पतला कर दिया, सिर्फ हल्की बुरी खुशबू रह गई। रमेश शर्मा पैसेंजर सीट पर बैठे थे। जिंदगी में पहली बार इतनी अच्छी कार में बैठे थे। वे सीधे लकड़ी की तरह सख्त बैठे थे, हाथ घुटनों पर साफ सुथरे रखे, जरा भी हिलने की हिम्मत नहीं। डर था कि चमड़े की सीट गंदी ना हो जाए। वे कार के इंटीरियर देख रहे थे, स्टार वाली छत, सेंटर कंसोल पर नाजुक घड़ी और मुश्किल से थूक निकल रहे थे, आंखों में खुशी और घबराहट का मिश्रण। रोहन, ये कार बहुत महंगी होगी ना? वो बालदेव बुल्ला देशमुख कह रहा था। रोल्स रॉयस? मैंने कभी नाम नहीं सुना। मुझे सिर्फ ऑडी A6 पता है, 4 रिंग वाली। ये कार ऑडी से कम नहीं लगती ना? रोहन शर्मा ने स्टीयरिंग थोड़ा कसकर पकड़ लिया। होठों पर कोमल मुस्कान आए। पापा, ये कार ऑडी A6 जैसी ही है, सिर्फ थोड़ी महंगी है। रोहन शर्मा सच्चाई बताने की हिम्मत नहीं कर सके। अगर बता देते कि ये कार 10 करोड़ से ज़्यादा की है, 30 से 40 ऑडी A6 खरीद सकते हैं, तो पापा शायद कार से कूद पड़ते या फिर कभी बैठने की हिम्मत न करते। थोड़ी महंगी यानी 4-5 लाख की होगी। रमेश शर्मा ने होंठ चटकाए। आंखों में गर्व था। मैं जानता था, ये गांव के मुखिया की पासात से कहीं ज़्यादा आरामदायक है। देखो ये चमड़ा, कितना सॉफ्ट। मेरा बेटा सचमुच कुछ कर दिखाया। पिछली सीट पर दिनेश डैज पाटिल ने सुना तो चेहरे की मांसपेशियां फड़क उठीं। 4-5 लाख? अंकल रमेश शर्मा, आपकी सोच कितनी बड़ी है। ये इंपीरियल ब्लैक एडिशन है, एक पहिया ही उससे ज़्यादा का है। लेकिन रोहन शर्मा की तरफ देखा तो रियरव्यू मिरर में रोहन शर्मा ने आंख मारी। दिनेश डैज पाटिल समझदार थे, तुरंत समझ गए। हाँ अंकल, कार बहुत अच्छी है। रोहन ने अब कुछ कर दिखाया है। आप दोनों अब छोटे मोटे काम मत कीजिए, खासकर आप। कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी मत कीजिए, बहुत मेहनत है और छत से कुछ गिरने का खतरा रहता है। अब आराम से रिटायरमेंट एंजॉय कीजिए। दिनेश डैज पाटिल ने सीधे सादे तरीके से समर्थन किया। रमेश शर्मा ने सुना तो उन्हें घूरा। डैज, तू हरामी, जानता हूं तुम हमारी चिंता करते हो, लेकिन तुम युवा समझते हो पैसा कमाना आसान है। हम अभी जवान और ताकतवर हैं। अगर पैसा नहीं कमाएंगे तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार पर बोझ बन जाएंगे। और अब शादी के लिए दहेज इतना महंगा है। सुना है घर खरीदना पड़ता है। रोहन जितना कमाएगा उससे शायद घर नहीं आएगा। हम धीरे धीरे काम करेंगे। मेहनत नहीं है, बस पैरों को व्यस्त रखती है। अगर हमेशा आराम करेंगे तो बेकार हो जाएंगे। रमेश शर्मा के शब्दों से रोहन शर्मा को थोड़ा दुख हुआ। पुरानी पीढ़ी ऐसी ही होती है, बाहर से सख्त, अंदर से नर्म। अगर आराम कर सकते तो कौन इतनी मेहनत करना चाहेगा, खासकर इस उम्र में। रोहन शर्मा जानते थे कि माँ पापा इस हाल में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने बाहर जाकर कुछ नहीं किया। माँ पापा जो पैसा कमाते थे वो बचाते नहीं, सब रोहन शर्मा को ट्रांसफ़र कर देते। बेटे ने ज़्यादा खर्च नहीं किया, सब उसकी एक से गर्लफ्रेंड प्रिया कपूर ने उड़ा दिया। 1 साल के रिलेशन में प्रिया कपूर ने कम से कम 2 लाख का खर्च करवाया और अंत में उसे निकम्मा कहकर छोड़ दिया। अब हम घर आ गए हैं, इस बार मैं माँ पापा को आराम से बिठा दूंगा। रोहन शर्मा ने ज़्यादा नहीं कहा, लेकिन मन में सोच चुके थे कि माँ पापा को मेहनत से कैसे बचाएं और बोरियत से भी। पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे तो वे असहज महसूस करेंगे। शायद उनके लिए कोई छोटा बिजनेस सोचना पड़ेगा। जल्दी नहीं, न्यू ईयर में अभी 1 हफ्ता बाकी है। न्यू ईयर के बाद काम नहीं होगा, घर पर थोड़ा और रुक सकता हूँ। समय बहुत है, धीरे धीरे सोचेंगे। रोहन शर्मा ने विषय बदल दिया और रियरव्यू में दिनेश डैज पाटिल की तरफ देखा। डैज, तूने वो डिलीवरी जॉब छोड़ दी, अब क्या प्लान है? वापस काम पर जाना चाहता है? अगर हाँ तो मैं है भाई को फ़ोन कर दूंगा, वो बॉस शायद तुझे वापस आने के लिए गिड़गिड़ाएगा। नहीं, दिनेश डैज पाटिल ने बार बार हाथ हिलाए। चेहरे पर नफरत थी। रोहन, मैं तो उस जॉब को छोड़ना चाहता था बहुत दिनों से। बॉस बहुत कंजूस है, हमेशा नुकसान ढूंढकर पैसे काटता था। पैसा तो बात की बात, मुख्य समस्या ये है कि वो बहुत घटिया है। रोज देखकर चिढ़ जाती है। आज मौका मिल गया तो छोड़ दिया। अच्छा किया छोड़कर। रोहन शर्मा ने सिर हिलाया। है भाई ने कहा है कि बॉस न सिर्फ पूरा सैलरी देगा बल्कि 3 गुना मुआवजा भी। ये पैसा ले और न्यू ईयर अच्छा मनाना। 3 गुना? दिनेश डैज पाटिल की आंखें फैल गईं। वो तो 10,000 से ज़्यादा हो जाएगा ना? बॉस सचमुच देगा? है भाई ने बोल दिया तो क्या हिम्मत है मना करने की? रोहन शर्मा हल्के से हंसे, फिर रुके। न्यू ईयर के बाद तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं। पहला, अगर रामनगर टाउन में रहकर बीवी बच्चों का ख्याल रखना चाहते हो तो मैं है भाई से बाद में बात करूंगा। उनके पास जिले में कई बिजनेस हैं, आसानी से तुम्हारे लिए जॉब अरेंज कर देंगे। महीने में कम से कम 1,000-20,000 मिलेंगे। अगर बाहर जाकर किस्मत आजमाना चाहते हो तो न्यू ईयर के बाद महानगर सिटी चलो मेरे साथ। हालांकि मैंने अभी रिज़ाइन किया है, लेकिन कुछ कनेक्शन है, तुम्हें पैसा कमाने में मदद कर दूंगा। ये घमंड नहीं था,
सच था कि रोहन शर्मा ने रिज़ाइन किया, लेकिन अब ज़्यादा पैसा है तो शायद कुछ आरामदेह छोटे इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। जब सब पहले से ही बहुत अमीर हैं तो कौन मेहनत और चिंता करेगा। बेहतर है खाओ पियो लड़कियों के साथ घूमो। डैज भरोसेमंद है, बाहर से मूर्ख लगता है लेकिन अंदर से ईमानदार और होशियार है। कई चीज़ों पर नज़र रख सकता है। दिनेश डैज पाटिल सन रह गए। महीने में 10-20 हज़ार, ये तो उन्होंने पहले कभी सोचा भी नहीं था। उन्होंने आगे ड्राइव करते रोहन शर्मा को देखा और अचानक लगा कि बचपन का दोस्त थोड़ा अनजान सा हो गया है, लेकिन बहुत ऊंचा और भरोसेमंद लग रहा है। रोहन मैं दिनेश डैज पाटिल की आंखें लाल हो गईं। मैं तुम्हारे साथ बाहर जाना चाहता हूं और दुनिया देखना चाहता हूं, लेकिन बीवी बच्चे और परिवार। कोई बात नहीं, पहले रामनगर टाउन में काम करो। जब महानगर सिटी में ज़्यादा काम बढ़ जाए तो मैं बुला लूंगा। हे रोहन पक्का। बेटे और डैज की बात सुनकर रमेश शर्मा के मन में मिले जुले भाव थे। बहुत सवाल थे। बेटे से पूछना चाहते थे कि जॉब छूटने के बाद इतना पैसा कैसे कमा लिया, विक्रांत है राव जैसे बादशाह को कैसे जानते हो, लेकिन जानते थे अभी बहुत समय है, जल्दी नहीं। बात करते करते कार रामनगर विलेज में घुस चुकी थी। गांव में सर्दियों में बहुत लोग बेकार बैठे रहते हैं। शाम को गांव के मुहाने पर सुपरमार्केट के सामने और बड़े इमली के पेड़ के नीचे बहुत से बूढ़े बुढ़ियां और न्यू ईयर पर लौटे युवा सूरज की रोशनी में बैठे तिलचट्टे खाते गप्पे मारते थे। चमकदार काली इंपीरियल ब्लैक एडिशन जब धीरे धीरे गांव में घुसी तो पहले शोरगुल भरी भीड़ तुरंत चुप हो गई। सबका ध्यान इस शक्तिशाली लग्जरी कार पर चला गया। वाह क्या कार है, आगे का हिस्सा कितना बड़ा, सचमुच प्रभावशाली, लगता है कोई बड़ी जीप। लेकिन पेंट इतना चमकदार है जैसे शीशा। ये कार लोगो थोड़ा आदमी जैसा है, पहले कभी नहीं देखा। क्या कोई नॉन ब्रांड है? बकवास। देखो नंबर प्लेट, टेम्परेरी होने के बावजूद मेयर की कार से ज़्यादा शानदार है। बुजुर्ग कार नहीं पहचानते थे और जिले में मजदूरी करने वाले युवा भी इंटरनेट ज़्यादा नहीं यूज़ करते थे। वे सिर्फ टेम्परेरी प्लेट से समझ गए कि नई कार है। रोल्स रॉयस याद नहीं आ रहा था। जब सब चर्चा कर रहे थे, रोहन शर्मा ने कार की खिड़की नीचे की। उन्होंने कार को सबसे धीमी स्पीड पर कर दिया, जैसे मिलिट्री परेड हो। धीरे धीरे भीड़ के बीच से गुजरे। चाचा धूप सेंक रहे हो? तीसरी आंटी तिलचट्टे खा रही हो? अरे श्वानजी भाई, न्यू ईयर पर वापस आ गए। रोहन शर्मा चमकदार और आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ हर मिलने वाले को अभिवादन कर रहे थे। पहले न्यू ईयर पर आते समय सिर झुकाकर चलते थे। डर था कि कोई पूछ न ले कि बाहर कितना कमाते हो, घर खरीदा या नहीं, गर्लफ्रेंड है या नहीं, काम कैसा चल रहा है। लेकिन आज वे चाहते थे कि कार की सारी खिड़कियां उतार दें, पूरे गांव को साफ साफ दिखा दें। मैं रोहन शर्मा गौरव के साथ घर लौटा हूं। कार गांव के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट वाले बुजुर्गियों के सामने रुकी। खिड़की नीचे होते ही सब 1-2 सेकंड के लिए सन रह गए। फिर हर किसी के चेहरे पर अलग अलग हैरानी और आश्चर्य उभरा। ये ओह माय गॉड, रोहन। रमेश शर्मा का रोहन वापस आ गया। अध्याय 31 माँ तुम्हारा बेटा वापस आ गया। ओह माय, सचमुच रोहन है। भीड़ में किसी ने रोहन शर्मा को पहचान लिया। वे हाँफते हुए पास आ गए। भगवान, रोहन लग्जरी कार में वापस आ गया। रोहन शर्मा ने आराम से ग्लव बॉक्स में हाथ डाला। पहले से खुला हुआ पूरा स्ट्रिप सॉफ्ट यूक्सी सिगरेट निकाला। एक एक करके देने की बजाय खिड़की से पूरा पैकेट बाहर निकाल कर दिया। चाचा सिगरेट लो। अरे पूरा पैकेट ले लो। अरे श्वान जी ये लो, पीना। तीसरे चाचा पिछले कुछ साल में बाहर था, तुमने माँ पापा के खेत जोते, मकई ढोई ट्रैक्टर से, माँ ने बताया कि पेट्रोल भी नहीं लिया, ये लो सिगरेट, मन मत करना। अगले कुछ दिनों में मैं तुम्हारे घर ड्रिंक करने आऊँगा, परेशान मत करना। कहते हैं कि छोटे मोटे जगहों में झगड़ालू लोग होते हैं। रोहन शर्मा इससे सहमत हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं। छोटी जगहों के लोग सोचने में अलग होते हैं, मुख्य वजह गरीबी है। वे छोटी छोटी बातों पर झगड़ सकते हैं, लेकिन यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि बहुत कम लोग बुरे हैं। कम से कम उनकी याद में। उन बुरे रिश्तेदारों को छोड़कर जो सिर्फ घमंड, दूसरों को नीचा दिखाना और अपनी बात पर अड़ना जानते हैं, गांव में बहुत से परिचित ईमानदार चेहरे हैं। बचपन में रोहन शर्मा को कैंडी दी, माँ पापा का काम किया, और जब बुरे रिश्तेदार घर पर तंज कसने आए तो कई ईमानदार चाचा आंटी ने माँ पापा का साथ दिया। वे खुद को खास नहीं मानते, लेकिन एक साधारण अमीर आदमी के रूप में उन्हें बुनियादी विवेक है। जो भी उनकी और माँ पापा की मदद की वे याद रखेंगे। ठीक है रोहन, पक्का तुम्हारे तीसरे चाचा घर पर इंतजार करेंगे। अगर तुम नहीं आए तो मैं खुद तुम्हारे घर आकर तुम्हारी पिटाई करूंगा। मत भूलना बचपन में तुम्हारा तीसरा चाचा कितना डरावना था, तुम कई बार रो पड़े थे। हाँ चाचा, अब बचपन की बातें कर रहे हो। उस समय मैं इतना अनजान था कि तुम्हारी एक मुर्गी को ईंट मारकर मार डाला। तुम सिर्फ डांटने का नाटक कर रहे थे, सच में नहीं। अंत में आंटी के पीछे से मुझे स्वादिष्ट चिकन लेग चुपके से दे दिया। अब तुम्हारा भतीजा बड़ा हो गया, कैसे भूल सकता हूँ कि चाचा मुझे कितना प्यार करते हैं।
हा, तू छोटा हरामी। उन्होंने मन बना लिया कि तीसरे चाचा के घर जरूर जाएंगे और अच्छा गिफ्ट लेकर जाएंगे, कोई और वजह नहीं, बस अपनी अंतरात्मा के लिए। रास्ते में चलते चलते बांटते गए। केवल कुछ 100 मीटर का रास्ता। रोहन शर्मा ने 1 दर्जन से ज़्यादा बॉक्स सॉफ्ट यूक्सी सिगरेट बांट दिए। ये 20 रुपये से ज़्यादा का अच्छा पैक था। गांव में लोग आमतौर पर कुछ रुपये वाले सस्ते तंबाकू या 10 रुपये की होंद में ही सिगरेट पीते हैं। किसने कभी ऐसे बॉक्स बांटते देखे हैं? कितना उदार! रोहन सचमुच उदार है। लगता है रोहन ने बाहर जाकर सचमुच पैसा कमा लिया। पूरे बॉक्स सॉफ्ट यूक्सी बांट रहे हैं। पुराने रमेश शर्मा का बेटा बहुत अच्छा है। शर्मा परिवार अब सचमुच गौरवान्वित है। खिड़की के बाहर तारीफ सुनकर पैसेंजर सीट पर बैठे रमेश शर्मा सीधे खड़े हो गए। चेहरा की झुर्रियां खुशी से चमक रही थीं। वे जानबूझकर कार की खिड़की पूरी नीचे कर दी, बांह खिड़की पर रखी और रोहन शर्मा द्वारा अभी दिए गए सॉफ्ट चाइना सिगरेट को हाथ में लिए बिना जलाए भी काउंटी मजिस्ट्रेट से ज़्यादा शानदार लग रहे थे। अरे पुराने ली, धूप सेंक रहे हो? हाँ, रोहन वापस आ गया, मुझे लेने आया। ये कार हम बस यूं ही है, सिर्फ आवागमन का साधन। हा। रमेश शर्मा को जिंदगी में कभी इतना गर्व महसूस नहीं हुआ। पिछले कुछ साल रोहन शर्मा कुछ नहीं कर पाए थे, इसलिए गांव में हमेशा दूसरों से कमतर महसूस करते थे। जब दूसरे अपने बच्चों की बात करते तो वे बचकर निकल जाते। लेकिन आज पिछले सालों का सारा अपमान एक साथ वापस मिल गया। हे, कितना अच्छा लग रहा है, रमेश शर्मा ने खुद से कहा, और रोहन शर्मा को दुख और राहत दोनों हुई। वे कभी भी इन बुजुर्गों को चिंता नहीं करने देंगे। कार आखिरकार अपने घर के गेट पर पहुंच गई। रोहन शर्मा ने पार्क किया और इंजन बंद करने से पहले देखा कि मां मीना शर्मा एप्रन पहने और स्पैटुला हाथ में लिए घर से दौड़ती हुई बाहर आईं। रोहन वापस आ गया, सचमुच रोहन है। जब उन्होंने घर के सामने पूरी तरह ब्लॉक कर देने वाली बड़ी काली कार देखी तो स्तब्ध रह गईं। ये कार का दरवाजा खुला। रोहन शर्मा बाहर कूदे और अपनी मां को देखा, जिनके कनपटियां सफ़ेद हो गई थीं। चेहरा हैरानी से भरा था। उनके हाथ थोड़े कांपने लगे और आंखें तुरंत लाल हो गईं। मां, तुम्हारा बेटा वापस आ गया। एक शब्द, मां, में 3 साल का दर्द और आज का गर्व दोनों था। मीना शर्मा का शरीर कांप उठा। आंसू तुरंत भर आए। वे लग्जरी कार या कुछ नहीं देख रही थीं, दौड़कर गईं, एक सिर ऊंचे बेटे को गले लगा लिया और फुट फुट कर रो पड़ीं। तुम हरामी, आखिरकार वापस आने का फैसला कर ही लिया। पिछले 3 साल कहाँ थे? मुझे बहुत याद आए। मीना शर्मा रोते हुए रोहन शर्मा की पीठ पर मुंह के मार रही थी, लेकिन जोर इतना हल्का था जैसे सहलाना हो। रोहन शर्मा ने मां के कमजोर शरीर को कसकर गले लगा लिया। वो परिचित गले का एहसास और आंसू अपने आप बह निकले। मां, माफ कर दो, मैं बेटा नहीं हूं। इन 3 सालों में तुम्हें बहुत चिंता दी। बगल में खड़े रमेश शर्मा भी पहले बहुत खुश थे, लेकिन ये दृश्य देखकर उन्होंने पीठ घुमाकर चुपके से आंसू पोंछ लिए। दिनेश, डेज, पाटिल एक तरफ खड़े थे। इस 3 सदस्यीय परिवार के मिलन को देखकर वे मूर्ख की तरह मुस्कुरा रहे थे, आंखें लाल। थोड़ी देर रोने के बाद मीना शर्मा रुकीं और रोहन शर्मा को बाएं दाएं घुमाकर देखने लगीं। पतला हो गया और काला पड़ गया। मेरा बेटा बाहर बहुत परेशान रहा होगा। मैं परेशान नहीं हुआ मां, बाहर मैं बहुत अच्छा कर रहा हूं। देखो ये कार, सब मैंने कमाया है। रोहन शर्मा ने पीछे इंपीरियल ब्लैक एडिशन की तरफ इशारा किया। मीना शर्मा तब होश में आईं। शानदार ट्रक देखा, फिर ट्रंक से उतरते माउंटेन गिफ्ट बॉक्स, माउंटेन, 10 बोतल माउताई, पैकेट चाइना सिगरेट। हालांकि उन्हें कीमत नहीं पता थी, लेकिन साफ था कि ये चीज़ें बहुत महंगी हैं। ये कितना खर्च होगा? रोहन, माँ को सच बता, तूने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? मीना शर्मा ने चिंता से पूछा। माँ, क्या सोच रही हो? सब ईमानदारी से कमाया है। मैं अब वैध अमीर हूँ। तुम हरामी, इतना दिखावा कर रहे हो। रोहन शर्मा ने मजाक में थोड़ी ऊंची की। मीना शर्मा हंस पड़ी और हल्के से छाती पर थपकी दी, लेकिन बहुत हल्की। सचमुच, माँ के सामने सिर्फ शरारत ही हो सकती है। बहुत समय बाद ऐसा महसूस हुआ। उन्होंने दिनेश, डेज, पाटिल को सामान घर में ले जाने में मदद करने को कहा। आधे दिन रुकने के लिए बहुत समझाया, लेकिन वे खाने के लिए नहीं रुके। जब उन्होंने घर पर बीवी बच्चों का जिक्र किया तो रोहन शर्मा परिवार ने जाने दिया। डेज, फिर नहीं रोकेंगे। किसी और दिन बैठकर अच्छी ड्रिंक करेंगे भाई। ठीक है रोहन, अंकल आंटी, मैं अब जाता हूँ। आह डेज, कुछ सामान ले जा, ये सिगरेट और शराब। नहीं, औपचारिकता मत करो अंकल आंटी, अगली बार घर आकर ले लूँगा। हे। दिनेश, डेज, पाटिल को जाते देख रोहन शर्मा को खुशी हुई कि ऐसा दोस्त है। पिछले 3 साल बाहर रहते हुए डेज ने बेटे की जगह माँ पापा का ख्याल रखा। ये दिल में याद रखा है। परिचित पुराने घर के अंदर गर्माहट फैली हुई थी। परिवार का गर्म ईंटों की चारपाई के चारों तरफ बैठे थे। टेबल पर रमेश शर्मा द्वारा टाउन से लाया चिकन रोस्ट और ब्रेस्ट बीफ, और मीना शर्मा द्वारा अभी बनाए कुछ गर्म व्यंजन। हालांकि कोई दुर्लभ व्यंजन नहीं था, लेकिन रोहन शर्मा की नज़र में ये दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना था।
रोहन शर्मा के माँ पापा लगातार उनके प्लेट में खाना डालते और बाहर की जिंदगी पूछते रहे। रोहन शर्मा ने सिर्फ अच्छी बातें बताईं, बुरी नहीं। सिर्फ कहा कि एक शुभचिंतक मिल गए, कुछ बिजनेस किया और पैसा कमा लिया। कड़वी बातें बिल्कुल नहीं बताईं। माँ पापा ने भी चुप्पी साध ली। बाहर धमकाए जाने, रिश्तेदारों के तंज या आज दोपहर रमेश शर्मा की टांग टूटने वाली बात नहीं पूछी। वे सिर्फ चाहते थे कि बेटा खुश न्यू ईयर मनाए। वैसे प्रिया कपूर तुम्हारे साथ वापस नहीं आई? मीना शर्मा ने संकोच से पूछा। रोहन शर्मा खाते खाते रुक गए, फिर सिर उठाया, चेहरा शांत। ब्रेकअप हो गया। ऐसी दिखावटी औरत हमारे परिवार के लायक नहीं। अच्छा हुआ ब्रेकअप, अच्छा हुआ ब्रेकअप। मीना शर्मा बिल्कुल दुखी नहीं हुई, बल्कि राहत की सांस ली। माँ को शुरू से ही पता था कि वो सेटल होने वाली नहीं है। हर कॉल पर उसे चिल्लाते और गालियां देते सुनती थी। हर बेटा कीमती है। तुम्हारी माँ को गाली देते सुनकर दिल टूट जाता था। अब हमारा रोहन इतना सफल है, आगे और बेहतर लड़की मिलेगी। बिल्कुल, आगे किसी अच्छे घर की लड़की ढूंढेंगे, या आज्ञाकारी और समझदार। रमेश शर्मा ने समर्थन किया। उन्होंने बेटे द्वारा लाई माउताई का घूंट लिया और होंठ चटकाए। आह, ये शराब सचमुच कमाल की है, कितनी स्मूथ। रोहन शर्मा को अचानक थोड़ा भावुक लग रहा था। शायद पिछले 3 साल घर नहीं आने और बहुत सारे भाव दबे रहने की वजह से एक साथ नहीं निकल पा रहे थे। ये कई बार हो चुका था कि गला भर आता। इस पल पुराने लेकिन गर्म घर में, बचपन में बड़े हुए घर में, माँ पापा की डांट फटकार और चिंता सुनते हुए घर की गर्माहट और माँ पापा का प्यार लहरों की तरह उमड़ रहा था। दिल शांत नहीं हो पा रहा था। पिता के आनंदित चेहरे को देखकर अचानक कुछ याद आ गया। पापा, हाँ, क्या हुआ? तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस आ गया है ना? रोहन शर्मा ने पूछा। उन्हें याद था कि कुछ साल पहले पापा ने फार्म ट्राईसाइकिल चलाने के लिए लाइसेंस लिया था, लेकिन कार कभी नहीं खरीदी। लाइसेंस ट्रंक के नीचे पड़ा था। हे 2 साल हो गए। रमेश शर्मा ने थोड़ा शर्माते हुए सिर खुजाया। काफी समय से कार नहीं थी जिसे चलाऊं, शायद भूल ही गया हूं। सिर्फ तुम्हारे सेकंड अंकल की वैन कभी भी चलाता हूं। अच्छा है, सर्टिफिकेट तो है। रोहन शर्मा मुस्कुराए। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी बड़ी कार चलाऊं? नहीं नहीं, इतनी नई कार है, अगर खराब हो गई तो दिल टूट जाएगा। रमेश शर्मा ने बार बार हाथ हिलाए। तुम जब चाहो मेरी कार चला सकते हो, लेकिन बात वो नहीं है। रोहन शर्मा ने ब्रेस्ट पोर्क का टुकड़ा मुंह में डाला। वे बुदबुदाए, कल एक पैकेज आएगा। मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट खरीदा है, अभी डिटेल नहीं बता रहा, कल सरप्राइज दूंगा। क्या गिफ्ट? इतना रहस्य क्यों बना रहे हो? मत पूछो, कल पता चल जाएगा। तुम हरामी, पिता को सस्पेंस में क्यों रख रहे हो? रमेश शर्मा हंसते हुए गाली देते रहे, लेकिन आगे नहीं पूछा। उन्हें नहीं पता था कि ड्राइविंग लाइसेंस पूछना कार से जुड़ा हो सकता है। इतना नहीं कि वे बुद्धिमान नहीं थे, लेकिन गरीबी के आदी होने से उस तरफ सोचने की हिम्मत ही नहीं हुई। खाने के बाद पूरी तरह अंधेरा हो गया। रोहन शर्मा ने समय देखा, लगभग 8 बज रहे थे। उन्हें याद आया कि दिया कपूर काउंटी टाउन के होटल में उनका इंतजार कर रही है। पापा, माँ, आज रात मुझे काउंटी में एक दोस्त से मिलना है। रोहन शर्मा उठते हुए बोले। अभी अभी आए हो और फिर भाग रहे हो? मीना शर्मा ने थोड़ी अनिच्छा से कहा। माँ, अभी अभी आया हूँ। कुछ सोशल ऑब्लिगेशन है भाई के कुछ बिजनेस फ्रेंड्स का ख्याल रखना है। रोहन शर्मा ने झूठ बनाया। विक्रांत है, राव वाली बात डिनर टेबल पर पहले ही बता दी थी। दोनों बुजुर्ग बहुत खुश थे कि रोहन शर्मा ने उनकी जान बचाई थी, इसलिए विक्रांत है, राव उन्हें इतना मानते हैं। उन्होंने बेटे की नेक दिल की तारीफ की और कहा कि नेकी का फायदा मत उठाना, लेकिन विक्रांत है, राव को धन्यवाद जरूर देना। अब बिजनेस की बात सुनकर मीना शर्मा रोक नहीं सकती थीं। ठीक है, जाओ, लेकिन कम पीना। अगर पी लिया तो ड्राइव मत करना, काउंटी में रुक जाना। ठीक है माँ। रोहन शर्मा ने कोट पहना और दरवाजे से बाहर निकले। इंपीरियल ब्लैक एडिशन की हेडलाइट्स ने रात को रोशन कर दिया। रोहन शर्मा कार में बैठे और दिया कपूर को फ़ोन किया। हे दिया, मैं निकल गया, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। फ़ोन रखने के बाद रोहन शर्मा ने सिस्टम इंटरफेस पर नज़र डाली। डेली गैदरिंग मिशन रिफ्रेश काउंटडाउन 3 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड। आधी रात से कम में 4 घंटे बाकी हैं। आधी रात के बाद चांस रीसेट हो जाएंगे और कल के चांस शुरू हो जाएंगे। आज का पार्टी रिवॉर्ड चांस बर्बाद नहीं करना। चलो, आज रात का मुख्य फोकस फ्री खाना और ड्रिंक है। एक्सीलेटर दबाते ही इंपीरियल ब्लैक एडिशन रात में गरजती हुई रामनगर डिस्ट्रिक्ट की तरफ दौड़ पड़ी। रास्ते में उन्हें याद आया कि घर पर ढेर सारे गिफ्ट छोड़ आए हैं और माँ पापा के लिए खरीदे लग्जरी वॉच और ज्वेलरी निकालना भूल गए। शायद बूढ़े जोड़े उन्हें छूने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। कल सब साथ निकाल देंगे। पापा को लग्जरी वॉच और ऑडी एक साथ बड़ा सरप्राइज दूंगा। वीडियो देखने के लिए ढेर सारा शुक्रिया। आप लोग रॉक स्टार हो। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो, मेरे लिए ये बहुत मायने रखता है। अगले वीडियो में मिलते हैं।